मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नॉवल का नाम वेपन मास्टर है। अध्याय 351 से 360। हाँ, हम वापस आ गए। ठीक इसी समय अचानक विशाल स्मारक के पीछे से हंसी की एक धरती हिला देने वाली लहर आई, जो गुप्त क्षेत्र के प्रथम स्तर पर स्थित इस विशाल स्थान में आगे पीछे बहने लगी। सभी लोग जाग गए थे, लेकिन उनके कान भनभनाते रहे, क्योंकि वे अवचेतन रूप से इधर उधर देख रहे थे। यह आवाज यांग डोंग। कोट, यांग डोंग यहाँ है। लियू कियानये निश्चित रूप से यहाँ है। ये लियू कियानये और बाकी लोग ही होंगे जो वापस आ गए हैं। कोट। एक के बाद एक धीमी चीखें उठती और गिरती रहीं। कई लोग तांग हुआन को अजीब निगाहों से देख रहे थे। उनमें से कुछ सहानुभूति रख रहे थे, कुछ दया कर रहे थे, कुछ अफसोस कर रहे थे और कुछ उसके दुर्भाग्य पर खुश हो रहे थे। लियू कियानये। आसपास से चीखें सुनकर तांग हुआन ने अवचेतन रूप से जैद स्मारक के शीर्ष पर देखा। शीर्ष 9 में 3 शब्द लियू कियानये थे और उन्हें 5वां स्थान मिला। स्वर्गीय आत्मा रैंकिन के 5वें स्थान पर। यह शायद एक विशेषज्ञ था जो 8वें कदम मार्शल लॉर्ड के शिखर पर था। हर किसी की अजीब निगाहों ने तांग हुआन के दिल को थोड़ा हिला दिया, क्योंकि उसे तुरंत वह सब याद आ गया जो स्वर्ग के आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से हुआ था। थोड़ी देर बाद तांग हुआन के दिल में समझ पैदा हुई। ऐसा लग रहा था कि लियू कियानये ही संभवतः ओयांग यूनतियान, तुपेंग और बाकी लोगों के पीछे का हाथ था। बेशक वह यान जानकोंग और जोंग फैन का भी अच्छा दोस्त हो सकता है। अपने दिल में एक खर्राटे के साथ तांग हुआन धीरे धीरे आगे चला गया। पांगशुओ विशाल स्मारक के आगे और पीछे का भाग एक सीधे रास्ते की ओर था, और रास्ते के अंत में एक महल था। विशाल स्मारक के सामने महल के अंदर स्वर्ग के आत्मा क्षेत्र और स्वर्ग के आत्मा हॉल के बीच प्रवेश द्वार था। विशाल स्मारक के पीछे महल और लुओफू का प्रवेश द्वार था। लियू कियानये और बाकी लोग अभी अभी लुओफू वल से लौटे थे। थोड़ी देर बाद तांग हुआन जैद स्मारक के किनारे पहुंचा और उस ओर देखने लगा। गलियारे के अंत में पहले से ही 3 आकृतियां एक दूसरे के बगल में चल रही थीं, लेकिन वे इतनी दूर थीं कि तांग हुआन उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, इसलिए वह नहीं जानता था कि उनमें से कौन लियू कियानये थी। लेकिन जैसे ही तांग हुआन इस बारे में सोच रहा था, कुछ अन्य आकृतियां बगल से निकलकर उन 3 लोगों के पास आईं और कुछ कहती हुई प्रतीत हुईं। ओयांग यूनतियान। यद्यपि उनका रूप स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सका, लेकिन तांग हुआन मोटे तौर पर उनकी पोशाक देख सकता था। अपने मन में उभरे कुछ आकृतियों के साथ इसका मिलान करने के बाद वह तुरंत उनकी पहचान का निर्णय करने में सक्षम हो गया। तो यह उनका समर्थक था। तांग हुआन ने आंखें सिकुड़ीं और मन ही मन उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। स्वर्गीय आत्मा सूची में उन्हें 5वां स्थान दिया गया। तो क्या हुआ? तांग हुआन इस समय 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड नहीं हो सकता है, लेकिन वह उससे डरता भी नहीं है। क्या कितनी बड़ी हिम्मत है। सुरंग के अंत में अचानक एक क्रोधित चीख गूंजी और उसके तुरंत बाद तीनों आकृतियां बिजली की गति से चलते हुए चौक की ओर दौड़ पड़ीं। कुछ ही देर में उनकी आकृतियां तांग हुआन की दृष्टि में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। बीच में एक दुबला पतला युवक खड़ा था, लगभग 27 या 28 साल का। वह लाल वस्त्र पहने हुए था, उसका चेहरा चौकोर था, चेहरे की बनावट मजबूत थी और उसके कंधे पर एक बड़ा लाल ब्लेड था। बाईं ओर वाला एक काले कपड़े वाला आदमी था, उसका शरीर मजबूत और बलवान था, उसका चेहरा काला था, उसके हाथ में एक गहरे सुनहरे रंग का हथौड़ा था। हथौड़े के हैंडल का अंत लोहे की जंजीरों से जुड़ा हुआ था, और उस समय लोहे की जंजीर काले कपड़े वाले आदमी के मजबूत शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी और वह हर समय गर्म हो रही थी। उसके लंबे बाल लापरवाही से सिर के पीछे बंधे हुए थे, जिससे वह लगभग 25 या 26 साल की लग रही थी। वह एक सफेद रंग की लंबी स्कर्ट पहने हुए थी और उसके हाथ में एक लंबा भाला था। ऐसा लग रहा था मानो उन तीनों ने लंबे समय तक कत्लेआम का अनुभव किया हो। उनके पूरे शरीर एक जानलेवा आभा से भरे हुए थे। लियू कियानये को स्वर्गीय आत्मा सूची में 5वां स्थान मिला है और यांग डोन को 10वां स्थान मिला है। मेंग शियाओ को 12वां स्थान मिला। आहा, अब न केवल वह 13 स्थान पर है। कोट, क्या तुमने देखा? लियू कियानये जिसने कृपाण चलाया, यांग डोंग जिसने हथौड़ा चलाया और मेंग शियाओ जिसने भाला चलाया, ये सभी लुओफू वल से वापस आ गए। इस बार तांग हुआन सचमुच खत्म हो गया है। तस्क, लियू कियानये की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि मेंग शियाओ भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। इस महिला की ताकत उससे कहीं अधिक है। कोट। सभी लोग बड़बड़ा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं, मानो उन्हें मुर्गे के खून का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। टकराना। कच। लियू कियानये, यांग डोंग और मेंग शियाओ आगे बढ़े, उनकी गति बढ़ती गई और उनके कदमों की आवाजें तेज होती गईं।
सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन तीनों ने जानबूझकर इस स्थिति को बनाए रखने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उनके कदम स्वाभाविक रूप से एक समान हो गए थे। ये देखकर तांग हुआन अपनी भौहें उठाने से खुद को रोक नहीं सका। इस पद चिन्ह से कोई ये बता सकता है कि लियू qianye, यांग डोंग और मेंग शियाओ शियाओ ने इस तरह की आश्चर्यजनक मौन सहमति बनाने के लिए लंबे समय तक एक साथ काम किया होगा। इस स्थिति में यदि उनका सामना किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी से भी हो तो भी वे संभवतः उससे निपटने में सक्षम होंगे। पलक झपकते ही वे तीनों सर्पिल सीढ़ी से ज्यादा दूर नहीं थे। इसके तुरंत बाद तीन लोग जो मूल रूप से सर्पिल सीढ़ी की ओर भाग रहे थे, लगभग एक ही समय में रुक गए और उनकी 6 आंखें तांग हुआन के शरीर पर टिक गईं। निहत्थे मार्शल योद्धाओं के एक समूह के बीच ड्रैगन और फीनिक्स लांस जैसे शक्तिशाली हथियार के साथ तांग हुआन मुर्गियों के झुंड के बीच एक क्रेन की तरह था। अच्छा भाला उन्नत हथियार, यह अफसोस की बात है कि मैं उपयुक्त नहीं हूँ। मेंग जियाओ जियाओ नामक सफेद पोशाक वाली महिला की आंखों में स्वीकृति की एक छिपी हुई झलक चमक उठी। आप उपयुक्त नहीं है, बिग ब्रदर उपयुक्त है, मैं। यांग डोंग नामक काले वेशभूषा वाले बलवान व्यक्ति ने जोर से हंसा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ओयांग यूनतियान और उसके पीछे भाग रहे बाकी लोगों के चेहरे पर पहले से ही जंगली खुशी झलक रही थी। तुबंग और भी अधिक चिंतित हो गया और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बड़े भाई लियू, बड़े भाई यांग, बड़ी बहन मेंग, गुप्त क्षेत्र के दूसरे स्तर पर मत जाओ, वह वही तांग हुआन है। ये सुनकर लियू qianye की भौहें थोड़ी सी कुड़ गईं। यांग डोंग का चेहरा काला पड़ गया, जबकि मेंग शियाओ शियाओ ने दिलचस्पी से भरी हुई तांग हुआन को आंकना शुरू कर दिया। तांग हुआन, तुम में हिम्मत है। एक पल में यांग डोंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने एक जोरदार चीख निकाली। उसके काले चेहरे पर एक शैतानी भाव प्रकट हुआ। तुम पहले व्यक्ति हो जो स्वर्ग की आत्मा रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इतना अहंकारी होने का साहस कर रहे हो। आज मैं तुम्हें यह एहसास दिलाऊंगा कि अगर तुम इस जगह पर बहुत अहंकार से काम करोगे तो तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। कोट कछुआ ताली। जैसे ही उसने ये कहा, यांग डोंग के दाहिने हाथ में गहरे सुनहरे हथौड़े से एक चमकदार रोशनी निकली। उनके बीच कुछ मीटर की दूरी रखते हुए उसने उसे बिजली के बोल्ट की तरह तांग हुआन की ओर फेंक दिया। विशाल हथौड़ा हवा में टूट गया, जिससे आकाश हिल गया और हवा चलने लगी। यांग डोंग के शरीर पर लगी लोहे की जंजीरें भी सांपों की तरह हिलने लगीं। तांग हुआन के पास जब दर्जनों मार्शल योद्धाओं ने चेन हथौड़ा को आकाश से उल्कापिंड की तरह उनकी ओर आते देखा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। भले ही चेन हथौड़ा तांग हुआन को निशाना बना रहा था न कि उन्हें, लेकिन इससे निकलने वाली भयानक शक्ति ने पहले ही उन्हें घेर लिया था, जिससे उनके दिल कांप रहे थे। अगले ही क्षण बिना किसी हिचकिचाहट के वे घबराकर भागने लगे। तांग हुआन ने धीरे से खर्राटे लिए, लेकिन उसका शरीर स्थिर रहा। उसके हाथ में पकड़े भाले से एक तेज रोशनी निकली जो बिजली की तरह चमक उठी। ची! हवा में किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी। संघनित अग्नि लाल भाला चमक भाले की नोक से बाहर गोली मार दी। एक क्षण में वे एक भयानक गर्मी लेकर आए और सबसे पहले विशाल हथौड़े पर उतरे। पिछला अध्याय अगला अध्याय। बूम! जोरदार टक्कर की आवाज के साथ भाले जैसी रोशनी टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। इस अवरोध के कारण काले सुनहरे विशालकाय हथौड़े की गति अचानक कमजोर हो गई। अगले ही क्षण 2 फुट लंबा अग्निलाल भाला पूरी तरह से गायब हो गया और अत्यंत तीक्ष्ण भाले की नोक गोल हथौड़े में घुस गई। डिंग! हवा में एक तीखी ध्वनि गूंज रही थी, मानो वह कान के पर्दों को चीर देगी। ड्रैगन और फीनिक्स भाले का डंडा तुरंत मुड़ गया और हथौड़ा भी लगभग उसी समय उड़ गया। तांग हुआन ने एक छोटा कदम पीछे लिया और अपने शरीर को स्थिर किया। उसकी बांह के एक झटके से विशाल हथौड़े के बल से मुड़ा हुआ भाला तुरंत सीधा हो गया। अच्छा लड़का! यांग डोंग दहाड़ा। लोहे की जंजीरों को पकड़े हुए हाथ अचानक झूल गए। गहरे सुनहरे रंग का हथौड़ा जो उसकी ओर टूटकर गिर रहा था, आसमान में उड़ गया। कुछ चक्कर लगाने के बाद वह उसकी बांह की गिरती गति के साथ चला गया और एक बार फिर तांग हुआन की ओर बहुत भारी बल से प्रहार किया। विशाल हथौड़ा गर्जना करने लगा और हथौड़े का शरीर घूमने लगा। तूफान जो दिन प्रतिदिन भयंकर होता जा रहा था, उस विशाल हथौड़े के चारों ओर घूमने लगा और ऐसा लग रहा था मानो हवा भी हिल रही हो। तांग हुआन ने नाक भान से कोड़ी, वह बाईं ओर कदम रखा और क्षैतिज रूप से आगे बढ़ा। उसके हाथ में भाला एक ड्रैगन की तरह आगे बढ़ा। रेप! कान फाड़ देने वाली ध्वनि के साथ भाले की नोक हथौड़े के पास से गुजरी और सीधे हथौड़े के हैंडल से जुड़ी लोहे की जंजीरों में जा लगी। बज़! अगले ही पल तांग हुआन की कलाई तेजी से घूमी, उसका भाला कांपने लगा। आग जैसा लाल भाला हिंसक रूप से हिलने लगा और एक शक्तिशाली और राजसी शक्ति फूट पड़ी। हथौड़े के गिरने का प्रभाव तुरंत बदल गया, क्योंकि वह भाले की नोक के साथ साथ हवा में तेजी से घूमने लगा और फिर लोहे की जंजीर ने वास्तव में जलते हुए भाले के अग्रभाग को लपेट लिया। यांग डोंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जोर से चेन खींची।
ठीक इसी समय तांग हुआन ने अपने हाथ में लंबे भाले को घुमाया। चेन हथौड़ा तुरंत भाले की नोक से अलग हो गया और यांग डोंग की ओर और भी तेज गति से प्रहार करने का मौका पाया। विशाल हथौड़े के पीछे तांग हुआन एक छाया की तरह उछला और ड्रैगन और फीनिक्स भाले को यांग डोंग के पेट की ओर निशाना बनाया। ची! भाले की तीखी नोक से 2 फुट से अधिक लंबे भाले की रोशनी निकली। तेजी से भयावह गर्मी फैलती गई। ये देखते ही यांग डोंग का चेहरा बदल गया, उसका मजबूत शरीर तुरंत एक तरफ झुक गया। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम! एक पल में विशाल हथौड़ा यांग डोंग की पीठ के पास से गुजरा और जैद जैसी जमीन पर गिरा, जिससे धरती हिलने जैसी आवाज हुई। इस समय संपूर्ण आकाश आत्मा गुप्त क्षेत्र हिंसक रूप से कांपने लगा। हालांकि इतने भयंकर प्रभाव से जमीन को थोड़ी सी भी क्षति नहीं हुई। वहां एक भी सफेद मुहर नहीं बची थी। यद्यपि यांग डोंग ने फायर रेड लॉन्ग स्पीयर और उसके चेन हैमर को सफलतापूर्वक चकमा दे दिया था, फिर भी उसकी हरकतें दयनीय थीं। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसके काले चेहरे पर क्रोध और शर्मिंदगी की झलक दिखाई दी और लगभग उसी समय वह उछला। उसने अचानक अपनी ताकत को केंद्रित किया और जंजीर को खींच दिया। पलक झपकते ही वह काला सुनहरा विशालकाय हथौड़ा, जो जमीन से टकराने के बाद ऊपर उछला था, लोहे की जंजीरों से टूट गया और एक बार फिर तांग हुआन की ओर टूट पड़ा। कानों को चीर देने वाली सीटी जैसी आवाज हवा में गूंज रही थी और हथौड़े के शरीर में 1,00,000 किलोग्राम की शक्ति लग रही थी, मानो एक विशाल पर्वत उसके सामने आ खड़ा हुआ हो और उसे हथौड़े से टुकड़े टुकड़े किया जा सकता हो। बज़! तांग हुआन दहाड़ा जब राजसी असली क्यूई ड्रैगन और फीनिक्स भाले में डाला गया। पलक झपकते ही तांग हुआन के दोनों हाथों ने ड्रैगन और फीनिक्स भाले को लहरा दिया, विशाल हथौड़े का स्वागत किया और उसे पार कर दिया। जहां भी भाला गुजरता वहां शून्य उत्पन्न हो जाता, जिससे तुरंत ही एक विशाल तूफान उत्पन्न हो जाता। अत्यंत शक्तिशाली आभा फैल जाती, जिससे भाले की शक्ति और भी अधिक भयावह हो जाती। जब आसपास के लोगों ने ये देखा तो वे अचंभित रह गए। पिछली बार जब मैंने यान झानकोन के साथ मुकाबला किया था, उसकी तुलना में इस बार तांग हुआन में काफी सुधार हुआ है। मैं हमेशा आप लोगों से ये बात सुनता रहा हूं कि तांग हुआन कितना शक्तिशाली है। अब जब मैं उससे मिला हूं तो वह वास्तव में अपने नाम के अनुरूप काम करता है। यांग डोंग 10वें स्थान पर है, लेकिन जिस तरह से उसने तांग हुआन के साथ मुकाबला किया, उसे देखते हुए ये बहुत अच्छा नहीं लगता। क्या ऐसा हो सकता है कि यांग डोंग भी उसका प्रतिद्वंद्वी न हो? कोट। जब हर कोई एक दूसरे से कानाफूसी कर रहा था, लियू qianye और मेंग शियाओ के भाव भी गंभीर हो गए। उन दोनों के पीछे ओयांग यूनतियान, तू बंग और अन्य सभी के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए और उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। यद्यपि यांग डोंग के हमले बेहद सरल थे और उसने किसी भी लड़ाकू क्षमता का उपयोग नहीं किया था, फिर भी उसके प्रत्येक हमले की ताकत अतुलनीय रूप से चौंकाने वाली थी। इस स्वर्ग के आत्मा गुप्त क्षेत्र में हर कोई जानता था कि जब यांग डोंग दूसरों के साथ लड़ता था तो वह कभी भी कोई जटिल तकनीक प्रकट नहीं करता था। वह हमेशा अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए करता था। जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी वह प्रत्यक्ष और अशिष्ट था, लेकिन बहुत प्रभावी था। कई मीटर लंबी जंजीरों और सैकड़ों किलोग्राम वजन के हथौड़े के साथ, अपने शक्तिशाली और अत्याचारी असली क्यूई और आश्चर्यजनक मांस शरीर के साथ, उसके लिए समान साधना स्तर के मार्शल योद्धाओं से लड़ते समय नुकसान में रहना व्यवहारिक रूप से असंभव था। इस स्वर्ग के आत्मा गुप्त क्षेत्र में 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड के शिखर पर स्थित विशेषज्ञों के अलावा, जिन्हें शीर्ष 9 में स्थान दिया गया था, किसी अन्य मार्शल योद्धा को उनका मुकाबला नहीं माना जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 8वीं सीढ़ी के एक साधारण मार्शल लॉर्ड के लिए उसके हथौड़े के प्रहार का सामना करना बहुत कठिन होता। हालांकि तांग हुआन ने पहले ही यांग डोंग के चेन हथौड़े को बार बार उड़ा दिया था। यदि यांग डोंग ने उस वार को तुरंत टाला नहीं होता तो तांग हुआन को चेन हथौड़ा लग सकता था। यांग डोंग के आक्रमण के तरीके सरल और अपरिष्कृत थे, जबकि तांग हुआन के जवाबी आक्रमण का तरीका भी सरल और अपरिष्कृत था। इस तरह के प्रत्यक्ष टकराव में न केवल तांग हुआन हारा नहीं, बल्कि उसने ऊपरी हाथ भी बनाए रखा, जिससे ओयांग यूनतियान और बाकी सभी मार्शल योद्धाओं की आंखें चौड़ी हो गईं। क्लैंग! एक क्षण में ही प्लाजा के ऊपर एक गगनभेदी विस्फोट गूंज उठा तथा भाला और हथौड़ा एक बार फिर टकराए। इतनी तेजी! ये शब्द लगभग एक साथ ही स्तब्ध भीड़ के मन में कौंध गए। भाले के प्रहार के बाद विशाल हथौड़ा जो पहले आगे की ओर बढ़ रहा था, अचानक और भी तेज गति से उड़ गया। इसकी गति बिजली की तरह थी तथा नंगी आंखों से इसकी गति का पता लगाना पूरी तरह से असंभव था। आव! यांग डोंग ने अचानक दहाड़ लगाई, उसके दोनों हाथ तेजी से घूम गए और उसके हाथों की लोहे की जंजीरें उन्मत्तता से मुड़ गईं। उसके शरीर में असली क्यूई एक पल में सीमा तक घूम गई, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा हो, उसकी हथेलियों से बाहर निकल रहा हो। हिंसक तूफान लोहे की जंजीरों के अंदर आगे पीछे घूम रहा था और विशाल हथौड़े की गति को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगले ही पल यांग डोंग के हाव भाव बदल गए। विशाल हथौड़े की गति वास्तव में कम हो रही थी, लेकिन यह उस स्तर पर नहीं थी जिसकी उसने अपेक्षा की थी।
बात बस इतनी सी थी कि इस देरी का समय उसके लिए बहुत देर का था। यदि वह सीधे उससे भिड़ता तो संभवतः उसे अपनी चेन हैमर से गंभीर चोट लग जाती। हालांकि इस स्थिति में उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। जाने दो, यांग डोंग ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन जैसे ही वह विशाल हथौड़े का हैंडल पकड़ने वाला था, अचानक इस क्षेत्र में एक धीमी चीख फूट पड़ी। यह आवाज सुनकर यांग डोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपने हाथों से लोहे की जंजीरें खोल दी। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम। लगभग उसी समय एक चमकदार और विशाल लाल रोशनी झरने की तरह बगल से आई और विशालकाय हथौड़े के शरीर से टकराई। तीखी आवाज के बीच लाल बत्ती तुरंत फट गई और जिस दिशा में विशाल हथौड़ा चल रहा था वह अनायास ही बदल गई। पलक झपकते ही विशाल हथौड़ा और लंबी जंजीर यांग डोंग के शरीर के दाहिने हिस्से से टकराकर लगभग 10 मीटर दूर जमीन पर जा गिरे। बम। एक और तेज आवाज ने उस खाली स्थान को भर दिया और विशाल हथौड़ा धमाके के साथ आगे की ओर उछलता रहा, जिसके बाद धमाकों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। जैसे ही यांग डोंग चौंका, वह तुरंत अपने होश में आया और विशाल हथौड़े का पीछा किया। कुछ देर बाद उसने लोहे की जंजीर पकड़ ली जो जमीन पर जोर जोर से झूल रही थी। इस समय लियू कियान ये पहले से ही तांग हुआन के सामने क्षैतिज रूप से खड़ी थी। लाल तलवार जो पहले उसके कंधे पर लटकी हुई थी, वार के समान बल के साथ ऊपर उछल चुकी थी। यह सही है। फिर लियू कियान ये ने अपना ब्लेड म्यान में डाला और तांग हुआन को देखते हुए मुड़ी। उसके कोणीय चेहरे पर वास्तव में एक मुस्कान दिखाई दी। जब वह बोलती थी तो उसका लहजा मधुर होता था और उसकी आवाज में धातु की भावना होती थी। यंग डोंग भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ओयुयांग यूनटियन और टूबा को कुत्तों की तरह पीट सकता है। चूंकि वे गुप्त क्षेत्र में दूसरों को लूट रहे हैं, इसलिए यह उचित है कि उनकी पिटाई की जाए। ये सुनकर ओयांग यूनतियान, टूपेंग और बाकी सभी एक दूसरे को देखने लगे और उनके दिलों में कड़वाहट भर गई। यह उनकी अपेक्षा से अलग क्यों लगा? क्या भाई लियू मेरे लिए खड़े नहीं होंगे? यह विचार मन में आते ही ओयांग यूनतियान, टूबांग और बाकी लोगों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया हो। लेकिन ठीक इसी समय लियू कियान ये ने विषय बदल दिया। हालांकि कुत्तों को भी अपने मालिकों पर निर्भर रहना पड़ता है। चूंकि वे आपसे हार गए हैं, इसलिए मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सकता। तांग हुआन, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? कोट। लियू कियान, तुम अपना कदम उठाओ। कुछ मीटर की दूरी पर तांग हुआन के हाथों में लंबा भाला पहले ही जमीन पर रुक गया था। उसकी नज़र ओयांग यूनतियान, यांग डोंग और बाकी लोगों से हटकर, जो चेन हथौड़ा लेकर पीछे भाग रहे थे, लियू कियान के शरीर पर पड़ी। उनके चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई और उन्होंने धीरे से कहा, आज मैं इस अवसर का उपयोग यह देखने के लिए करूंगा कि स्वर्गीय आत्मा रैंकिन के 5वें रैंक वाले के पास किस तरह की पद्धति है। मुझे आशा है कि आप मुझे बहुत निराश नहीं करेंगे। कोट। तांग हुआन ने ये शब्द शांति से कहे, लेकिन लियू कियान ये के लिए उसके दिल में सम्मान चरम पर पहुंच गया था। लियू कियान, जो 8वें क्रम के शीर्ष मार्शल लॉर्ड थे, शालोंग साम्राज्य के 10,000 जनरलों डुगु यान जैसे विशेषज्ञ के साथ तुलना करने में सक्षम नहीं हो सकते थे, लेकिन वे निश्चित रूप से बहुत दूर नहीं थे। अभी जिस तरह से उसने व्यवहार किया, उससे उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ तक कि तांग हुआन की धारणा क्षमता के साथ भी वह केवल लियू कियान के हमले के प्रक्षेपवक्र को मोटे तौर पर ही बता सकता था। जहां तक आसपास के स्टेज 6 मार्शल मास्टर्स और स्टेज 7 मार्शल मास्टर्स का सवाल है, वे शायद यह भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए कि उसने अपनी चाल कैसे चली। अभी कुछ क्षण पहले लियू कियान की ज्वलंत लाल तलवार अभी भी उसके कंधे पर थी, लेकिन अगले ही क्षण एक विशाल ब्लेड की किरण निकली और गहरे सुनहरे हथौड़े पर जा लगी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसकी ज्वलंत लाल तलवार पहले ही हमला कर चुकी थी। यदि ऐसा तब हुआ होता जब वे आकाशीय आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करते और ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते, तो तांग हुआन ने अनुमान लगाया कि वह संभवतः गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। अभी तांग हुआन, जो पहले से ही 7वें क्रम का महान मार्शल मास्टर था, को अभी भी लियू कियान को हराने की कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि तांग हुआन को उसके खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास था। अगर वह हार भी गया तो इतनी बुरी तरह नहीं हारेगा। अच्छा, तुम में हिम्मत है। तांग हुआन, मैंने तुम्हारे बारे में पहले भी सुना है। ऐसा लगता है कि आप केवल 16 या 17 वर्ष के हैं। मैं पहले से ही 27 वर्ष का हूं और आपसे लगभग 10 वर्ष बड़ा हूं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। आज मैं अपने युद्ध कौशल का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन मैं केवल 3 स्लैश का उपयोग करूंगा। चाहे आप इन 3 ब्लेडों को संभाल सकें या नहीं, यह मामला खत्म हो चुका है। कोट। लियू कियान की बातें सुनकर ओयांग यूनतियान, टूपेंग और बाकी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर वे सभी खुशी से झूम उठे। लियू कियान 8वें चरण के शीर्ष मार्शल लॉर्ड रैंकर थे। जब तक वह अंतिम कदम उठा सकेगा, वह स्टेज 9 मार्शल सेंट रैंकर होगा। उसकी ताकत यांग डोंग से कहीं अधिक थी। भले ही उन्होंने अपनी ब्लेड तकनीक का उपयोग नहीं किया हो, लेकिन उनके 3 वार ऐसे नहीं थे जिन्हें कोई भी आसानी से रोक सकता था।
बहुत समय पहले ओयांग यूनतियान ने व्यक्तिगत रूप से लियू कियानये को एक प्रतिद्वंद्वी को घायल करते हुए देखा था, जो 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड भी था। उस समय लियू कियानये कुछ समय पहले ही मार्शल लॉर्ड के 8वें चरण में पहुंचे थे और उनके पास पहले से ही इतनी ताकत थी। वर्तमान लियू कियानये की तो बात ही छोड़िए। वे लियू कियानये के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। चूंकि उसने कहा था कि वह चाहता था कि तांग हुआन को उससे 3 बार मिले, इसलिए वह निश्चित रूप से दयालु नहीं होगा। तांग हुआन वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन यदि वह पहले वार का सामना करने में सक्षम था तो निश्चित रूप से दूसरे वार का सामना नहीं कर पाएगा। भले ही वह दूसरे वार को बमुश्किल सहन कर सके, फिर भी वह तीसरे वार में गिर जाएगा। बेशक लियू कियानये कभी भी तांग हुआन को मारने के लिए आत्मिक क्षेत्र की निचली रेखा को नहीं छुएगा। लेकिन 3 वार के बाद तांग हुआन निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो गया था, और जब तक वे उसे उस अवस्था में देख सकते थे तब तक उन्हें अपना गुस्सा निकालने में सक्षम माना जा सकता था। एक त्वरित विचार के साथ ओयांग यूनतियान और बाकी लोगों के दिलों में खुशी अनियंत्रित रूप से उनकी भौहों के बीच से बाहर निकल आई। इस समय जब आसपास के मार्शल योद्धाओं ने लियू कियानये की बातें सुनी तो वे चौंक गए। जब उन्होंने तांग हुआन को देखा तो उनकी आंखों में सहानुभूति, खेद या खुशी के भाव और भी प्रबल हो गए। 8 रैंक के मार्शल लॉर्ड लियू कियानये आसानी से 3 ब्लेडों का सामना कैसे कर सकते थे? तस्क 3 ब्लेडों की तो बात ही छोड़िए, मैं तो लियू कियानये के एक ब्लेड का भी सामना नहीं कर सकती। यान जानकोन के खिलाफ जीत हासिल की और यांग डोन के खिलाफ तांग हुआन का ऊपरी हाथ है। लियू कियानये के खिलाफ तांग हुआन निश्चित रूप से पराजित होगा, भले ही यह सिर्फ 3 ब्लेड हों जिसमें वह किसी भी आक्रामक कौशल का उपयोग नहीं करता है। वे ऐसी चीज नहीं है जिनके खिलाफ वह मुकाबला कर सके। कोट उसे यही सजा मिली। ये तांग हुआन बस इसके लिए पूछ रहा था। उस समय जब मैंने अपना हथियार और सोने के नोट सौंपे थे तब सब कुछ ठीक था। मैं तांग हुआन के बारे में बहुत सोचता हूँ। इस आदमी ने बाहर अनगिनत चमत्कार किए हैं, ये कहना मुश्किल है कि क्या वह इस बार भी ऐसा कर पाएगा। लियू कियानये के सामने चमत्कार करने का सपना देखो। चौक में शोर तुरंत ही अतुलनीय शोर में बदल गया। हालांकि तांग हुआन और लियू कियानये के बीच का माहौल पहले से ही बेहद भारी हो चुका था। तांग हुआन ने अभी तक लियू कियानये के शब्दों का जवाब नहीं दिया था, लेकिन लियू कियानये के हाथ में विशाल ब्लेड पहले से ही थोड़ा ऊपर उठ चुका था। वेंग जैसे ही आग जैसी लाल बत्ती फूटी, ब्लेड के चारों ओर एक भयंकर तूफान सा उत्पन्न हो गया जो सभी दिशाओं में फैल गया। हालांकि जैसे ही ये होने वाला था, अचानक दूर से एक मधुर आवाज सुनाई दी, जैसा कि मिलेनियम परिवार के लियू परिवार के शिष्यों से उम्मीद की जाती है। आपका स्वर छोटा नहीं है लियू कियानये, आप 27 साल की हैं और मैं 20 साल की हूँ। मैं कोई बड़ा बदमाश नहीं हूँ। ये ध्वनि ओरियोल की चहचहाट की तरह मधुर और अद्भुत थी, लेकिन इसमें अत्यंत तीव्र भेदक शक्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे असंख्य तीखे बाण कानों में चुभ रहे हों और तुरंत भीड़ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हों। पलक झपकते ही एक सुंदर और आकर्षक आकृति भीड़ की नजरों में आ गई। उसका चेहरा सुंदर था और उसके चेहरे की विशेषताएं उत्कृष्ट थीं, मानो सावधानीपूर्वक नक्काशी की गई हों। उसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था, उसका नाजुक शरीर सुडौल था तथा उसके सिर के पीछे लंबे बाल लहरा रहे थे। इस समय वह अतुलनीय गति से चौक के केंद्र की ओर शान से चली आ रही थी। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे वह आराम से टहल रही थी, अपने हाथ और पैर ऊपर उठाए हुए, बिना किसी आतिशबाजी के। दूर से देखने पर वह स्वर्ग से उतरी हुई परी जैसी लगती थी और उसकी हर हरकत ध्यान का केंद्र होती थी। कुछ ही क्षणों में काले कपड़े पहने महिला और मोनोलिथ के बीच की दूरी केवल कुछ दर्जन मीटर रह गई। इस युवती को देखकर कई योद्धा दंग रह गए, उनकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। जब उन्होंने आवाज सुनी तो उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जो बोल रही है वह वास्तव में इतनी सुंदर महिला है। वे निश्चित थे कि ये सुंदर महिला पहले कभी आकाशीय आत्मा गुप्त विमान में प्रकट नहीं हुई थी, अन्यथा उसके बारे में खबर दूर दूर तक फैल जाती। चूंकि वह पहले नहीं आया था, इसलिए वह आज ही आया होगा। समय की गणना करने के बाद ऐसा लग रहा था कि यह नए लोगों के लिए स्वर्ग के आत्मा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का दिन था। हर कोई विशाल स्मारक के विपरीत दिशा की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि इस विस्मयकारी घटना के बाद हर कोई और भी अधिक हैरान था। यह युवती जो फूल और जैद के समान थी, वह कौन थी? वह लियू कियानये से इतनी बेशर्मी से बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? अभी उसने जो कहा उसे सुनकर लगा कि वह वास्तव में केवल 20 वर्ष की है। उस उम्र में स्टेज 7 मार्शल मास्टर बनने में सक्षम होना उसके लिए पहले से ही बहुत अच्छा था। अधिक से अधिक वह केवल 8वें चरण की एक नई उन्नत मार्शल लॉर्ड थी। 8वें चरण के एक नए उन्नत मार्शल लॉर्ड, वह लियू कियानये से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सका, जो पहले से ही 8वें चरण के शिखर का मार्शल लॉर्ड था? शान। एक क्षण के लिए वह स्तब्ध रह गया, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में सुखद आश्चर्य की झलक दिखी।
काले कपड़े वाली महिला वास्तव में शान शान थी। फ्यूरियस वेव्स सिटी में उससे अलग हुए उसे केवल कुछ ही महीने हुए थे और यह बहुत लंबा समय नहीं था, लेकिन तांग हुआन को लगा कि 3 या 4 साल हो गए हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तांग हुआन ने शुरू में सोचा था कि वह आकाश आत्मा क्षेत्र छोड़ने के बाद ही उसके साथ फिर से मिल पाएगा। कुछ महीने पहले फ्यूरियस वेव्स सिटी में तांग हुआन को शान शान की साधना के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब तांग हुआन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि उसे पहले से ही 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड होना चाहिए, और अभी कुछ समय पहले ही उसने सफलता प्राप्त की है। आखिरकार जब वह फ्यूरियस वेव्स सिटी में था, लू चेन ने कहा था कि शान शान की खेती एक महत्वपूर्ण क्षण पर थी। उस समय वह स्पष्ट रूप से 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तांग हुआन बहुत आभारी थी कि उसने अन्याय के खिलाफ लड़ाई में उसकी मदद की। हालांकि वह केवल 8वें चरण की एक नवपदोन्नत मार्शल लॉर्ड थी, उसकी साधना अभी भी अस्थिर थी, यहां तक कि दिव्य आयुध मोरपंख के साथ 8वें चरण के शिखर लियू कियानये से निपटना एक आसान काम नहीं होगा। उस समय जब उसने घायल हाउलिंग फर्मामेंट वुल्फ किंग से निपटने के लिए दिव्य आयुध का उपयोग किया था, तो इसके दुष्प्रभाव अत्यंत तीव्र थे। अब चूंकि उसके शरीर में शुद्ध यांग पल नहीं था, इसलिए यह अज्ञात था कि क्या इसके कोई अन्य दुष्प्रभाव होंगे। तांग हुआन नहीं चाहता था कि जैसे ही वह अंदर आए, उसे दिव्य आयुध से प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़े, इसलिए उसने उसे देखा। शान शान ने तांग हुआन की ओर चंचलता से अपनी सुंदर आंखें झपकाईं, लेकिन तुरंत उसे समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। उसकी नज़र एक बार फिर लियू कियानये पर पड़ी और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, लियू कियानये, मेंग शियाओ और यांग डोंग, आप लोग मेरे अभी के सुझाव के बारे में क्या सोचते हैं? कई लोगों की निगाहों के सामने लियू कियानये की अभिव्यक्ति तुरंत अत्यंत अद्भुत हो गई। फिर वह गति जिसे वह मुक्त करने की तैयारी कर रहा था, अचानक एक पिचकी हुई गेंद की तरह बिखर गई। उसके हाथ में मौजूद आग जैसी लाल तलवार तुरंत फीकी पड़ गई और उसकी नोक जमीन पर गिर गई। मेंग जियाओ जियाओ, जो पास ही में खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक असहाय भाव था। जहां तक यांग डोंग का प्रश्न है, जो अभी अभी भागकर आया था, उसके चेहरे पर भी शर्मिंदगी दिख रही थी। हा, फिर लियू कियानये 2 बार सूखी हंसी और शर्मिंदगी से कहा, राजकुमारी महारानी, मुझे मत चिढ़ाओ। यदि आप 7वें चरण के मार्शल मास्टर होते, तो भी मैं आपसे 2 तीर स्वीकार करने का साहस करता। आप पहले से ही 8वें चरण के मार्शल संत हैं, एक तीर मेरी जान लेने के लिए पर्याप्त है। ओह ठीक है, राजकुमारी महामहिम, क्या तांग हुआन आपका मित्र है? आपका मित्र मेरा मित्र है, लियू कियानये। आज जो हुआ वह पूर्णतः गलतफहमी थी। कोट। इस बिंदु पर लियू कियानये ने यांग डोंग और मेंग जियाओ जियाओ दोनों को देखा और हंसे। यांग डोंग, जियाओ जियाओ, आप क्या सोचते हैं? हाँ, ये एक बड़ी गलतफहमी है। मेंग जियाओ जियाओ ने झुंझलाहट में लियू कियानये की ओर आंखें घुमाईं। यह सही है। यांग डोंग ने अपना सिर खुजलाया, और कुछ देर बाद ही वह उन शब्दों को बोलने में कामयाब हो पाया। कोट। इस अप्रत्याशित घटना को देखकर आसपास के कई योद्धा अवाक रह गए। राजकुमारी महामहिम, वह वास्तव में किस देश से हैं? मो युन साम्राज्य, शालांग साम्राज्य, या फिर ग्रेट तांग साम्राज्य? मो युन साम्राज्य में वास्तव में एक ग्रैंड प्रिंसेस और एक छोटी राजकुमारी थी, लेकिन वे अपने सामने वाली महिला से भी अधिक छोटी लग रही थीं। शालोंग साम्राज्य में कुछ राजकुमारियां थीं, लेकिन अगर वे पहले से विवाहित नहीं थीं, तो उनकी उम्र 10 साल भी नहीं थी। वे उसके सामने खड़ी महिला की उम्र से मेल नहीं खाते थे। आखिर यह लड़की कहां से आई? ये सोचना कि लियू कियानये, जो स्वर्गीय आत्मा सूची में 5वें स्थान पर था, वह भी बिल्ली को देखकर चूहे के समान होगा। लियू कियानये और लड़की ने भी कुछ बार तीर का उल्लेख किया, लेकिन उसके पास कोई धनुष या तीर नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे किसी तलवार के बारे में बात कर रहे थे? लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने अपने शरीर पर तलवार की परछाई भी नहीं देखी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके वस्त्र के नीचे कोई लचीली तलवार या ऐसी ही कोई चीज छिपी हो? हर कोई आश्चर्यचकित था। ओयांग यूनतियान, टूपेंग और अन्य लोग तो और भी अधिक उत्साहित थे। उन्हें अपने कानों और आंखों पर विश्वास करना कठिन लगा। काले कपड़े पहने अचानक प्रकट हुई महिला के सामने लियू कियानये, जिसे वे हमेशा एक भगवान के रूप में मानते थे, वास्तव में ऐसे कमजोर शब्द कह सकते हैं। अचानक वे सभी हताश हो गए, उनके चेहरे उदास हो गए। इस समय उन्हें पहले ही एहसास हो चुका था कि लियू कियानये और तांग हुआन अब और नहीं लड़ सकते थे, और उनकी पिछली पिटाई व्यर्थ हो गई थी। शान, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तांग हुआन ने शान और लियू कियानये को देखा, समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए। मैं करता हूँ, बेशक मैं उसे जानता हूँ। राजकुमारी, आपकी महारानी अभी भी युवा हैं। जब हम मिले तो हम एक दूसरे को जान गए थे। जब उसने शान की जानलेवा निगाहें देखी, तो लियू कियानये ने तुरंत बच्चा शब्द वापस अपने मुंह में निगल लिया। फिर वह जोर से हंसा और कुछ कदम आगे बढ़ा, जोश से तांग हुआन के कंधों पर अपनी बाहें लपेटी और मुस्कुराते हुए कहा,
भाई तांग हुआन, अब से हम दोस्त हैं। आज के बाद जो कोई भी आत्मिक क्षेत्र में तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा, उसे मुझसे पूछना होगा कि मैं, लियू कियानये, इससे सहमत हूं या नहीं। लियू कियानये की वर्तमान स्थिति को देखकर मेंग जियाओ अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सकी। फिर वह धीरे धीरे शान शान की ओर चली गई और फूल की तरह मुस्कुराते हुए उसने कहा, राजकुमारी महारानी, उससे परेशान मत होइए। आपने अभी अभी स्वर्गीय आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश किया है। आप अपना नाम पहले स्वर्गीय आत्मा रैंकिंग पर क्यों नहीं छोड़ देते? जरूर। शान शान ने तांग हुआन और लियू कियानये पर अपनी नज़र घुमाई और थोड़ा सिर हिलाया, फिर टैबलेट की ओर चली गई। जब सबने ये देखा तो उनके मन में कुछ हलचल हुई। यह महिला, जो लियू कियानये को भी कमजोरी दिखाने में सक्षम थी, कितने लोगों के सामने आई होगी। तांग हुआन की नज़र भी शान शान के शरीर पर पड़ी। वर्तमान में उसे शान शान की असली पहचान पहले से ही पता थी। पर्वत और नदी सम्राट के वंशज के रूप में गौरवशाली पवित्र सम्राट के खून के साथ उसकी प्रतिभा के बारे में कोई संदेह नहीं था। इसके अलावा वह उस वर्ष के अंतिम दिव्य आयुध के साथ जुड़ गई थी जिसे महिमा पवित्र सम्राट ने गढ़ा था, मोरपंख। उसकी शक्ति अतुलनीय रूप से अत्याचारी थी और स्वर्गीय आत्मा रैंकिंग में उसका रैंक कम नहीं होता, भले ही उसने मार्शल लॉर्ड के 8वें चरण में कदम रखा हो। उस समय यूफेयान एक ही झटके में 12वें स्थान पर पहुंच गया था। उस समय उसकी रैंकिंग यूफेयान से ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये कहना कठिन था। आखिरकार स्वर्गीय आत्मा रैंकिंग पर मार्शल योद्धाओं की प्रत्येक अवधि के दौरान अलग अलग ताकत थी। ये संभव है कि उस समय जो लोग थे वे कमजोर थे, लेकिन अब जो लोग हैं वे अधिक मजबूत हैं। एक पल में तांग हुआन की आंखों में घनी प्रत्याशा प्रकट हुई। लियू कियानये, मेंग शियाओ और यांग डोंग ने भी बिना पलक झपकाए शान शान के फिगर को देखा। उनके हाव भाव तांग हुआन से भिन्न नहीं थे। ची। कुछ ही क्षणों के बाद शान शान की 2 उंगलियां तेजी से लाल छाप की रूपरेखा खींचने लगीं। तभी तांग हुआन का दिल धड़क उठा। इसके बाद शान शान की उंगली आगे बढ़ी। निशान वास्तव में बहुत हिंसक रूप से उतार चढ़ाव हुआ, जैसे कि उसके भीतर एक लाल लहर उमड़ रही थी। इससे यह देखा जा सकता है कि स्वर्गीय आत्मा की रैंकिंग कितनी ऊंची थी। तांग हुआन को लगभग यकीन था कि शान शान की रैंकिंग निश्चित रूप से उससे अधिक थी। बेशक ये तांग हुआन की उम्मीदों के अनुरूप भी था। बज़। हवा में तीव्र कंपन की ध्वनि गूंज उठी। विशाल स्मारक पर लाल चमक फूट पड़ी। एक क्षण में टैबलेट का एक और बड़ा आधा हिस्सा आग जैसी लाल चमक से ढक गया। थोड़ी देर बाद विशाल स्मारक के शीर्ष पर एक नया नाम दिखाई दिया। शान शान, 8वां स्थान। कुछ समय की शांति के बाद वास्तव में आसपास से धरती हिला देने वाली आवाज सुनाई दी। उनमें से एक की रैंकिंग 8वीं थी, जो उस समय यूफेयान की रैंकिंग से पहले ही आगे निकल चुकी थी। आशा के अनुसार तांग हुआन मन ही मन हंसा। जिस क्षण उन्होंने शान शान के लाल निशान के कारण उत्पन्न हलचल को देखा, उन्हें पता चल गया कि शान शान निश्चित रूप से शीर्ष 10 में प्रवेश करने में सक्षम होगा। हालांकि जैसे ही शान शान शीर्ष 10 में शामिल हुआ, वह तुरंत 12वें स्थान से 13वें स्थान पर आ गया। बेशक रैंकिंग में इस बदलाव से तांग हुआन को जरा भी परेशानी नहीं हुई। केवल 8वां टैबलेट के सामने शान शान, जिसने अभी अभी अपनी उंगली वापस खींची थी, कुछ कदम पीछे हट गया। उसने अपना सिर उठाया और रैंकिंग बोर्ड को देखा। उसकी अभिव्यक्ति असंतुष्ट लग रही थी। अभी 8वां स्थान। कोट। लियू कियानये, यांग डोंग और मेंग शियाओ, जो तालियां बजाने वाले थे, शान शान की बातें सुनकर दंग रह गए। तब लियू कियानये ने अवाक होकर कहा, महारानी राजकुमारी, आपको 8वें स्थान पर रहकर ही संतुष्ट होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि जब वह लड़की आई थी तो उसका नाम क्या था? 12 आपसे 4 स्थान नीचे है। यदि आप यहाँ 1 या 2 साल प्रशिक्षण लें तो आप उससे आगे निकल सकते हैं। कोट। मुझे उस लड़की के बारे में मत बताओ। शान शान का चेहरा अचानक काला पड़ गया। आह, ओह। लियू कियानये ने कुछ सोचा और तुरंत अपना सिर हिला दिया। उसने तांग हुआन के कंधे को थपथपाया और हंसते हुए कहा, उसका जिक्र मत करो, उसका जिक्र मत करो। आह, वह युनतियान, तुम्हारा कमरा कहाँ है? ओह। ओयांग युनतियान अचानक सदमे से बाहर आया और जल्दी से जवाब दिया। कटु चेहरे के साथ वह तुपेंग और बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ गया। राजकुमारी महामहिम, भाई तांग हुआन, यांग डोंग, जियो, वहां मूर्खतापूर्वक खड़े मत रहो, चलो। कोट। तांग हुआन, लियू कियानये, यांग डोंग, मेंग शियाओ और रहस्यमय पृष्ठभूमि वाली वह खूबसूरत महिला आगे आगे चल रहे थे। पूरे प्लाजा में हर जगह हर कोई अचंभित था। शान शान, मैं जानता हूं वह कौन है। कोट। काफी देर बाद एक युवक अचानक भावुक होकर चिल्लाया, ये राजकुमारी शान शान गौरवशाली पवित्र सम्राट महामहिम की वंशज है। तो ये वह है। जब सबने ये सुना तो वे अचानक प्रबुद्ध हो गए। हर कोई जानता था कि महामहिम माउंटेन स्टोन के 2 प्रत्यक्ष वंशज थे, लेकिन वह कई साल पहले गायब हो गए थे।
ऐसा कहा जाता है कि माउंटेन स्टोन की एक छोटी बहन थी जो उससे 1 दर्जन या 20 साल छोटी थी, लेकिन उसका नाम व्यापक रूप से नहीं फैला। अब जब उन्होंने स्वर्गीय आत्मा रैंकिन पर उसका छोड़ा हुआ नाम देखा और साथ ही जिस तरह से लियू कियानये ने उसे संबोधित किया था, तो हर कोई तुरंत उसकी असली पहचान की पुष्टि करने में सक्षम था। इसलिए वह महिमा पवित्र सम्राट की एकमात्र परपोती थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह लियू कियानये को पीछे हटाने में सफल रही। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में महामहिम सम्राट की वंशज थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह 8वीं सीढ़ी पर पहुंची थी, तब उसमें इतनी भयानक शक्ति आ गई। राजकुमारी शान शान ने तांग हुआन को कब जाना? वह उसकी इस तरह से रक्षा कैसे कर सकती है? मैंने बहुत समय से सुना है कि स्वर्गीय फोजिंग सिटी के वर्तमान स्वामी का स्वरूप असाधारण है। अब जब मैं उससे मिल चुकी हूं, तो ये मेरी अपेक्षा के अनुरूप ही है। स्वर्ग की आत्मा गुप्त क्षेत्र की सभी महिलाओं के बीच मुझे डर है कि यूफेयान ही एकमात्र ऐसी महिला है जो उसकी तुलना कर सकती है। कोट। सभी लोग आश्चर्य से दंग रह गए। जैसे ही मार्शल योद्धा अपने कमरों से निकलकर चौक पर एकत्र होने लगे, पवित्र सम्राट की वंशज राजकुमारी शान शान के स्वर्गीय आत्मा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की खबर तेजी से फैलने लगी। कमरा संख्या 159 में तीसरी पंक्ति में केवल तांग हुआन और शान शान ही एक दूसरे के सामने बैठे थे। ओयांग यूनतियान, टूपेंग और अन्य लोगों द्वारा सभी को यहां लाने के बाद वे कमरे में जाए बिना ही चले गए। कुछ ही देर बाद मेंग जियाओ ने भी जाने का मौका पा लिया। यहां तक कि यांग डोंग, जो सिर झुकाए चुपचाप बैठा था, और लियू कियानये, जो तांग हुआन को भाई कह रहा था, भी चले गए। क्या मैं आपको शान शान या राजकुमारी महामहिम कहूं? तांग हुआन शर्मिंदा दिखी और अचानक हंस पड़ी। उस खूबसूरत और मनमोहक जैद जैसे डिंपल को देखकर तांग हुआन ने अंदर ही अंदर आह भरी। जब वह उस समय उसे जानता था, तो तांग हुआन ने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में गौरवशाली पवित्र सम्राट की वंशज होगी। आखिरकार उपनाम शान ग्लोरी महाद्वीप में एक सामान्य उपनाम नहीं था, लेकिन यह बहुत दुर्लभ भी नहीं था। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप मेरे साथ मित्र जैसा व्यवहार करते हैं या नहीं। शान शान की आंखों में चालाकी की एक चमक चमक उठी, लेकिन उसके दिल में भावना तांग हुआन से जरा भी कम नहीं थी। एकांतवास से बाहर आने के कुछ समय बाद ही शान शान को लू चेन से तांग हुआन के उस समय के अनुभवों के बारे में पता चला। उस समय उसके दिल में जो सदमा लगा, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। और अब भी 3 दिन बाद जब उसने तांग हुआन को देखा, तो उसके दिल की गहराइयों में अभी भी आश्चर्य की लहर दौड़ रही थी। ठीक है, शान शान। तांग हुआन हंसा। आपने इस समय अचानक आकाश आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में क्यों सोचा? यदि शान शान को आकाश आत्मा क्षेत्र में आना होता, तो वह बहुत समय पहले ही यहां आ चुका होता जब वह वापस लौटा था। अब जबकि वह 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड तक पहुंच गया है, तो उसके यहां वापस आने का कोई और कारण भी होगा। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे पुराने दोस्त से मिलने आया हूं? शान शान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। तांग हुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। शान शान ने अपने दांतों को भींच लिया, तांग हुआन को भयंकर रूप से घूरा और तेजी से कहा, आपने सही अनुमान लगाया। मैं वास्तव में जहां जाना चाहता हूं वह लुओफू वर्ल्ड है। लुओफू वर्ल्ड। तांग हुआन भावुक हुए बिना नहीं रह सका। ये स्वर्ग की आत्मा गुप्त क्षेत्र विशेषज्ञ अक्सर लुओफू दुनिया में जाता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि ये किस तरह की दुनिया थी। शान शान ने अपनी आंखें घुमाई। इस स्वर्ग की आत्मा गुप्त क्षेत्र के भीतर ऐसे कई लोग हैं जिनकी साधना बहुत पहले ही 8वें स्तर मार्शल लॉर्ड के शिखर पर पहुंच चुकी है। यदि वे हमेशा शीर्ष पर बने रहें, तो भी आगे बढ़ना कठिन होगा। क्या ये उस लुओफू वर्ल्ड की वजह से है? तांग हुआन ने अवचेतन रूप से कहा। यह सही है, शान शान ने गंभीर स्वर में कहा। लुओफू दुनिया के अंदर एक पवित्र पर्वत है। पहाड़ के बीच में स्वर्ग की सीढ़ी के 99 स्तर हैं। स्वर्ग की सीढ़ी पर कदम रखकर वे पहाड़ के शिखर तक पहुंच सकते हैं, और पहाड़ की चोटी पर चरम आत्मा महल है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक कोई चरम आत्मा महल में प्रवेश करता है, वह एक आत्मा बीज प्राप्त कर सकता है। एक आत्मा बीज को अवशोषित कर सकता है, और आधे साल के भीतर कोई निश्चित रूप से चरण 9 मार्शल संत के दायरे में कदम रख सकता है, और मार्शल सेंट जो इस तरह से पदोन्नत किया जाता है वह और भी अधिक शक्तिशाली होता है। तांग हुआन अविचलित था। वास्तव में ऐसी जगह है। ऐसा लगता है कि 8वें चरण के एस का लुओफू विश्व में प्रवेश का कारण वह आत्मिक बीज था। बिल्कुल। शान शान के खूबसूरत चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी। न केवल हमारे मानव कबीले के विशेषज्ञ ऐसे हैं, बल्कि तियान कबीले और दानव कबीले के विशेषज्ञों का भी यही विचार है। आत्मिक बीज न केवल हमारे लिए उपयोगी है, बल्कि यह उनके लिए भी अत्यंत उपयोगी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक क्षण रुकने के बाद शान शान ने आगे कहा, इसके अलावा भले ही आप पर्वत शिखर तक पहुंचने और चरम आत्मा महल
में प्रवेश करने में असमर्थ हों, स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ने से आपको अपनी साधना में काफ़ी सुधार करने में मदद मिलेगी। यदि आप इस प्रक्रिया के दौरान कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो भले ही आपके पास आत्मिक बीज न हो, फिर भी आपके पास अपनी साधना को थोड़ा सुधारने का मौका होगा। हालांकि लुओ फू वर्ल्ड आकर्षक है, ये खतरनाक भी है। यहाँ तक बोलते हुए शान शान ने अपनी मुस्कुराहट वापस ले ली और अपनी भौहों के बीच एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की। लुओ फू वर्ल्ड के भीतर कई भयंकर जानवर हैं और कुछ भी स्टेज 9 मार्शल सेंट के बराबर हैं। यदि हमारा सामना उन खूंखार जानवरों से हो जाए तो ये बहुत संभव है कि हम अपनी जान भी नहीं बचा पाएंगे। स्वर्गीय आत्मा गुप्त क्षेत्र और लुओ फू विश्व की खोज के बाद से मानव कबीले और तियान कबीले के युवा विशेषज्ञों की संख्या अनगिनत हो गई है जिनकी वहां मृत्यु हो गई है। कोट, अच्छा ऐसा है। तान हुआन को अचानक समझ में आ गया। इस समय उसे अचानक समझ में आया कि शेन गुवान केवल लुओ फू दुनिया के खतरों के बारे में जोर क्यों दे रहा था और उसे लुओ फू पवित्र पर्वत, चरम आत्मा महल, स्वर्ग सीढ़ी और आत्मा बीज के बारे में जानकारी क्यों नहीं दे रहा था। जाहिर है शेन गुवान आत्मा बीज के प्रलोभन के कारण खुद को लुओ फू दुनिया में प्रवेश नहीं करना चाहता था। आखिरकार यदि वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होता तो बहुत संभावना थी कि वह अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा देता। एक क्षण के बाद तांग हुआन खुद को रोक नहीं सका और पूछा, शान शान, तुम लुओ फू वर्ल्ड जाने की योजना कब बना रहे हो? चलो कुछ महीनों तक गुप्त क्षेत्र में साधना करते हैं और जाने से पहले अपनी साधना को सुदृढ़ करते हैं। शान शान ने मुस्कुराते हुए तांग हुआन को देखा और फिर उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी हिली, उसकी निगाहें चारों ओर घूम गईं। तांग हुआन, अब आप साधना करने के लिए किस कमरे में हैं? दूसरे स्तर की दूसरी पंक्ति, 18 पंक्ति। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तांग हुआन ने अवचेतन रूप से कहा। ठीक है, मैं गुप्त विमान के दूसरे स्तर रैंक 19 पर जाऊंगा। शान शान मुस्कुराते हुए अपनी सीट से उठे और कहा, मैं सबसे पहले अपने कमरे की नंबर प्लेट और गोल फ्यूजन गोली लूंगा, फिर कमरे में मौजूद लड़के को चुनौती दूंगा। अपनी ताकत के बल पर आप रहस्यवादी क्षेत्र के तीसरे स्तर पर मौजूद लोगों को आसानी से चुनौती दे सकते हैं। आप दूसरे स्तर पर क्यों जाएंगे? तांग हुआन अपना सिर उठाकर उससे पूछे बिना नहीं रह सका। रहस्यवादी क्षेत्र के प्रथम स्तर पर 3 महीने रहने के बाद दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए 4.5 महीने की आवश्यकता होगी। रहस्यवादी क्षेत्र के प्रथम स्तर पर 3 महीने रहने के बाद रहस्यवादी क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए 4.5 महीने की आवश्यकता होगी। समय और आध्यात्मिक ऊर्जा के दोहरे प्रभाव के अंतर्गत गुप्त क्षेत्र के तीसरे स्तर में साधना का प्रभाव दूसरे स्तर से कहीं अधिक था। मुझे पसंद है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शान शान के मुंह का कोना मुड़ गया, एक शरारती मुस्कान बनाते हुए, और फिर उसने दरवाजा खोला और एक सुंदर मुद्रा के साथ बाहर चला गया। तांग हुआन अवाक रह गया, लेकिन वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे कमरे से बाहर चला गया। अपने दिल में उसने 2 सेकंड के लिए बगल के कमरा 19 में रहने वाले लड़के के लिए शोक मनाया। स्वर्गीय आत्मा सूची में शान शान की शक्ति 8वें स्थान पर थी। गुप्त क्षेत्र के दूसरे स्तर पर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लगभग आधे घंटे बाद बिना किसी रहस्य के युद्ध का पर्दा गिर गया था और स्वर्ग का आत्मा गुप्त क्षेत्र धीरे धीरे अपनी शांतिपूर्ण स्थिति में लौट आया था। समय एक शटल की तरह उड़ गया। पवित्र सम्राट की वंशज राजकुमारी शान शान का प्रकट होना और विशाल स्मारक के सामने घटित दृश्य ने गुप्त क्षेत्र के अनेक मार्शल योद्धाओं को इसके बारे में बात करने के लिए असीमित समय प्रदान किया। तांग हुआन और पवित्र सम्राट शान शान के वंशज के बीच के रिश्ते ने विशेष रूप से सभी को अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया। अभी भी थोड़ी कमी है। दूसरी मंजिल पर दूसरी पंक्ति के कमरा नंबर 18 में तांग हुआन ने अचानक अपनी आंखें खोली और बोतल में आखिरी राउंड फ्यूजन पिल अपने मुंह में फेंक दिया। इस बार जब वह ऊपर आया तो उसे 3 महीने के लिए राउंड फ्यूजन पिल्स भी मिल गईं। पिछली बार की बची हुई गोलियों को जोड़ने पर यह 4 महीने की दवा थी। इस समयावधि में तांग हुआन पूरे मन से साधना में लगा हुआ था। अब उसके शरीर में असली क्यूई अतुलनीय रूप से संघनित हो गई थी और 4 महीने पहले की तुलना में उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी। दुर्भाग्य से अब तक भी तांग हुआन अभी भी 7वें चरण के महान मार्शल मास्टर का केवल एक शिखर था। वह कभी भी 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड तक पहुंचने का अवसर नहीं पा सका था। स्टेज 6 मार्शल मास्टर से स्टेज 7 मार्शल मास्टर तक आत्मा गोलियों को संघनित करने के लिए आध्यात्मिक चक्र को नष्ट करने की आवश्यकता थी। इस बिंदु पर वास्तविक क्यूई शरीर की सतह को प्रकट कर सकती है और हथियारों को सक्रिय भी कर सकती है, जिससे एक शक्तिशाली आभा बनती है। स्टेज 6 मार्शल मास्टर की तुलना में स्टेज 7 मार्शल मास्टर एक गुणात्मक छलांग के बराबर था। 7वें चरण के मार्शल मास्टर की तुलना में 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड एक और बड़ी छलांग थी। यदि वह मार्शल लॉर्ड के 8वें चरण तक आगे बढ़ना चाहता था तो उसे मार्शल आर्ट की अवधारणा को समझने की आवश्यकता होगी। जब वह स्टेज 7 मार्शल मास्टर के लिए आगे बढ़ता है तो मार्शल योद्धा अपनी खुद की एक मार्शल आर्ट को समझ लेता है
लेकिन यह मार्शल आर्ट अभी शुरुआती चरण में है। जब वह 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड के लिए आगे बढ़ता है तो उसे इस मार्शल आर्ट अवधारणा को अपनी आत्मा की गोली में आत्मसात करने की आवश्यकता होती है। एक बार यह सफल हो जाने पर वास्तविक क्यूई को पूरी तरह से मुक्त किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, जब वास्तविक क्यूई चरम पर सक्रिय हो जाती थी तो ये शरीर के चारों ओर एक वास्तविक क्यूई अवरोध बना सकती थी, और जब हथियार एक निश्चित सीमा तक सक्रिय हो जाता था तो ये हथियार से बल को पूरी तरह से अलग कर सकता था, और भले ही हथियार एक छोटा हथियार था फिर भी ये कुछ मीटर के भीतर दुश्मन को मार सकता था। ठीक उसी तरह जैसे जब तांग हुआन और यांग डोंग लड़ रहे थे, लियू qianये ने अचानक अपना ब्लेड लहराया और यांग डोंग को भागने में सफलतापूर्वक मदद की। उस समय जिस चीज ने विशाल हथौड़े पर प्रहार किया वह लियू qianये के विशाल ब्लेड द्वारा छोड़ा गया ब्लेड था, जो सीधे ब्लेड से बाहर निकला और उसे अपार शक्ति के साथ वास्तविकता में बदल दिया। शायद मुझे लुओफू वर्ल्ड की यात्रा करनी चाहिए। तांग हुआन ने ड्रैगन और फीनिक्स भाले को अपने पास रखा और उसे धीरे से सहलाया। साधना के ऐसे स्तर पर यदि किसी के पास आवश्यक प्रशिक्षण का अभाव हो और वह साधना के लिए आकाशीय आत्मा गुप्त क्षेत्र के भीतर ही रहे तो उसके लिए ऊपर चढ़ना अत्यंत कठिन होगा। उन्हें लुओफू विश्व के प्रशिक्षण और गुप्त क्षेत्र के प्रशिक्षण को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता होगी। जब वे टूल्स मेथड पैलेस से बाहर निकले थे तो दिव्य हथियार मंडप के महान बुजुर्ग शेंगुवान ने भी यही कहा था। जब वे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे तब तांग हुआन को कुछ समय पहले ही स्टेज 7 मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था। ये कहना अभी भी जल्दबाजी होगी कि वह लुओफू वर्ल्ड की ओर बढ़ेगा, लेकिन अब जबकि तांग हुआन की साधना 7वें चरण के शिखर पर पहुंच चुकी थी तो ये समय आ गया था। अब तक शान शान को अपनी साधना को सुदृढ़ कर लेना चाहिए था। अगले ही पल तांग हुआन पहले से ही हवा में था, लेकिन जिस क्षण उसने दरवाजा खोला एक लंबा और पतला सुंदर व्यक्ति उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। वह महिला शान शान थी, अपने जैद जैसे हाथ ऊपर उठाए हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वह दरवाजा खोलने वाली हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूं? शान शान थोड़ा हैरान हुआ। लुओफू वर्ल्ड जाने की तैयारी कर रहे हो? मैं भी सोचता हूं कि अब जाने का समय आ गया है। तांग हुआन थोड़ा चौंका, लेकिन जल्दी ही उसे सब समझ में आ गया क्योंकि उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हम एक ही सोच के हैं शान शान, क्या हमें सचमुच एक ही समय में अपने दिलों से जुड़े हुए कहा जा सकता है? पेई, किसके विचार आपके जैसे हैं? शान शान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसे तांग हुआन के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ में आया। उसने शर्मिंदगी और झुंझलाहट से उसकी ओर देखा और दूसरी परत के मध्य की ओर चली गई। तांग हुआन अनायास ही हंस पड़ा। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा उसे कुछ याद आया और वह कमरा 15 के सामने चलने के लिए मुड़ा। इस बार लुओफू विश्व में प्रवेश करने से पहले उसे वापस लौटने में काफी समय लगेगा। बेहतर होगा कि गूफी को इस बारे में सूचित किया जाए। हालांकि जैसे ही उसने धीरे से दरवाजा खोला तांग हुआन को एक बहुत मजबूत आभा का एहसास हुआ, इसलिए उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। यदि उसकी इंद्रियां गलत नहीं थीं तो गूफी स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक चक्र को तोड़ने और आत्मा के छर्रों को संघनित करने के महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गया था। इस समय उसे परेशान न करना ही बेहतर था। गुप्त क्षेत्र के प्रथम स्तर पर विशाल स्मारक के पीछे के मार्ग के अंत में सफेद जैद जैसा एक छोटा सा हॉल चुपचाप खड़ा था। महल के मध्य में एक मेहराब भी था। मेहराब के अंदर शून्य हिंसक रूप से हिल रहा था, मानो उसमें कोई विचित्र जादुई शक्ति हो जिसके कारण लोग स्वयं को उसमें फेंकना चाहते हों। यह मेहराब लुओफू विश्व का प्रवेश और निकास द्वार था। ये स्वर्गीय फोजिंग शहर के प्रवेश द्वार से अलग था। इसे हर 6 महीने में एक बार ही खोला जा सकता था, लेकिन ये हमेशा खुला रहता था और कोई भी किसी भी समय इसमें प्रवेश कर सकता था और जा सकता था। फुट विज अचानक 2 आकृतियां बिजली की तरह चमकती हुई हॉल में प्रवेश करती हुई मेहराबदार दरवाजे के सामने रुक गईं। ये तांग हुआन और शान शान थे। तांग हुआन, यहां से प्रवेश करने के बाद हम जिस स्थान पर रुके थे वह लुओफू वर्ल्ड में अलग था। शान शान ने अपना सिर घुमाकर तांग हुआन की ओर देखा और उसे सख्ती से चेतावनी दी, अंदर तुम तियान कबीले के विशेषज्ञों, दानव कबीले के विशेषज्ञों और यहां तक कि उन मजबूत भयंकर जानवरों से भी मिल सकते हो। बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। यदि आपको लगता है कि आप में उन्हें हराने का आत्मविश्वास नहीं है तो आप तुरंत भाग सकते हैं। चिंता मत करो, जब तक कि हम कुछ भयंकर जानवरों से नहीं मिलते जो चरण 9 मार्शल संत के बराबर हैं। मुझे डर है कि तियान कबीले के बहुत से विशेषज्ञ और तियान कबीला मुझे भागने नहीं देंगे। वे सभी लोग संभवतः लुओफू विश्व के केंद्र में स्थित लुओफू पवित्र पर्वत पर हैं, इसलिए उनसे मिलना इतना आसान नहीं होगा। तांग हुआन हंसा। फिर भी सावधान रहना हमेशा उचित होता है। उसके आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर शान शान अपनी हंसी रोक नहीं सका। तांग हुआन, मैं पहले निकल जाऊंगा। हम आपसे लुओफू पवित्र पर्वत पर मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं लुओफू सेंट माउंटेन पर।
तांग हुआन ने अपना सिर हिलाया। उसने शान शान की आकृति को मेहराबदार दरवाजे से प्रवेश करते देखा और जल्दी ही लहरदार शून्य में समा गया। उसका शरीर भी आगे की ओर उछला और अगले ही पल तांग हुआन ने महसूस किया कि एक कोमल लेकिन राजसी शक्ति उसके शरीर को अंतरालों से खींच रही है। जब कोई भी मार्शल योद्धा इस मेहराबदार दरवाजे से गुजरता था तो उसके शरीर में एक विचित्र शक्ति का छेद हो जाता था, जो उसके माथे पर एक त्रिकोणीय सफेद छाप के रूप में संघनित हो जाता था। जब लुओ फू वल्ड पुनः मेहराब में प्रवेश करेगा तो शक्ति चूस ली जाएगी और सफेद निशान गायब हो जाएगा। ये छाप के अस्तित्व के कारण ही था कि तियान कबीले और दानव कबीले के विशेषज्ञ स्वर्गीय आत्मा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे जिसमें मानव कबीला रहता था। इसी समय मानव कबीला भी तियान कबीले और दानव कबीले के साधना मैदानों में नहीं जा सकता था। तांग हुआन ने अपनी आंखें बंद कर ली और इसे ध्यान से महसूस किया। सचमुच उसके शरीर में सभी दिशाओं से मृदु ऊर्जा की धाराएं रिस रही थीं और फिर तेजी से उसकी भौहों के मध्य में एकत्रित हो रही थीं। ये प्रक्रिया बहुत कम समय तक चली, जो अनुमानतः 2 या 3 सांसों तक चली। ठीक इसी समय ठोस जमीन पर कदम रखने का एहसास हुआ। तांग हुआन की आंखें अचानक खुल गईं और उसकी दृष्टि में घना जंगल और हरियाली थी। ये वास्तव में ऊंचे पेड़ों वाला एक प्राचीन जंगल था। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा आकाशीय आत्मिक गुप्त क्षेत्र से पूरी तरह अतुलनीय थी। यह अनुमान लगाया गया कि इसका घनत्व ग्लोरी महाद्वीप के घनत्व के लगभग बराबर होगा। हालांकि यहाँ पहुंचने के बाद तांग हुआन को अपने दिल की गहराइयों से एक बेहद आरामदायक एहसास अनियंत्रित रूप से उठता हुआ महसूस हुआ। इतने लंबे समय तक उस सफ़ेद और चमकदार दुनिया में रहने के बाद वह अचानक लुओ फू वर्ल्ड में आ गया। उसकी आंखें हरियाली से भरी हुई थीं और उसे पौधों और मिट्टी की गहरी खुशबू आ रही थी। यह अज्ञात था कि क्या ये उसकी कल्पना थी, लेकिन लुओ फू विश्व के भीतर प्राकृतिक आभा वास्तव में महिमा महाद्वीप और मूल महाद्वीप की तुलना में बहुत अधिक घनी थी, जिससे लोगों को अनजाने में एक मजबूत परिचय की भावना महसूस होती थी, विशेष रूप से तांग हुआन को। यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने पाया कि उनकी स्पिरिट पिल बहुत अधिक सक्रिय हो गई थी, यहाँ तक कि तकनीक के संचलन के बिना भी ये तेजी से डेंटियन के अंदर घूम रही थी। लुओ फू वर्ल्ड, क्या सचमुच ऐसी ही दुनिया है? कोट, तांग हुआन ने खुद से कहा। उसकी आंखों में चुपचाप एक अजीब सी झलक दिखाई दी, लेकिन एक पल के बाद वह इसे और नहीं रोक सका। वह तुरंत बैठ गया और स्वर्ग और पृथ्वी रणनीति को अधिकतम तक सक्रिय कर दिया। डेंटियन के अंदर आत्मा की गोली अभूतपूर्व गति से प्रसारित होने लगी। एक क्षण के बाद तांग हुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा अस्तित्व दुनिया के साथ एक हो गया हो। दसियों मीटर के दायरे में तांग हुआन के दिमाग में किसी भी हलचल का संकेत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। हल्की हवा चलने पर पेड़ के पत्ते और पत्तियां हल्की सी हिलने लगीं। मिट्टी के भीतर केंचुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी का दांव, प्रकृति का दांव। एक समाधि में ये शब्द तांग हुआन के दिमाग में बहुत धीरे से कौंधे और वह पूरी तरह से उसमें डूब गया। यह अद्भुत एहसास तांग हुआन के शरीर को बार बार धोने के बाद, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी शुद्ध हो गई थी और थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठ रही थी। अनजाने में तांग हुआन की आत्मा के चारों ओर की आभा में अधिक से अधिक तीव्रता से उतार चढ़ाव होने लगा, जब तक कि तांग हुआन को शून्य में से किसी चीज की झलक नहीं दिखी। गर्जन। जैसे ही तांग हुआन स्वाद चखने वाला था, एक अत्यंत हिंसक दहाड़ ने अचानक दुनिया को हिला दिया, जिससे तांग हुआन सदमे से बाहर आ गया। आवाज बहुत तेज थी, बिजली गिरने जैसी। यहाँ तक कि जंगल भी हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था। खूंखार जानवर। वह खड़ा होते हुए थोड़ा सा भौंचक्का हो गया। अभी तक तो उसे कुछ बातें धुंधली सी समझ में आ गई थीं, लेकिन उसे ऐसी आवाज से बीच में बोलने की उम्मीद नहीं थी। यद्यपि यह अत्यंत खेदजनक था, तांग हुआन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके और 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड के बीच की दूरी बहुत कम हो गई थी। दरार, क्रैक, दूर से पेड़ों के गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी, जल्दी और तेज। इसके तुरंत बाद हवा में एक धीमी और तीव्र गर्जना गूंज उठी। उसी समय दूर से अस्त व्यस्त लेकिन भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, मानो लोगों का एक समूह पागलों की तरह भाग रहा हो और खूंखार जानवर उनका पीछा कर रहे हों। आइए हम उनसे बचें और देखें क्या होता है, तांग हुआन ने सोचा। जैसे ही यह विचार उसके मन में कौंधा, 10 आकृतियां उसकी दृष्टि में आ गईं। उनके सामने 2 अद्वितीय रूप से मजबूत दिखने वाले वेयरवुल्फ थे, जिनके फर हल्के नीले रंग के थे, लेकिन 2 ताड़ के पत्ते के पंखे जैसे पंजे निकले हुए थे, जिससे उनका रंग गहरा नीला दिखाई दे रहा था। दोनों नीले वेयरवुल्फों की कमर के चारों ओर चमड़े के कवच थे, और उनके चमड़े के कवच पर छोटे सींग लटक रहे थे। वे दोनों खून की तरह लाल थे। 8वें चरण के राक्षसी कमांडर। तांग हुआन ने तुरंत उनकी पहचान और ताकत का निर्धारण कर लिया। तीक्ष्ण सींग दानव कबीले की पहचान का प्रतीक था। विभिन्न रंग देखे जा सकते थे, और सफेद सींग पहले से तीसरे चरण के दानव सैनिकों का प्रतिनिधित्व करता था,
नीला सींग चौथे से छठे चरण के दानव जनरल का प्रतिनिधित्व करता था, बैंगनी सींग सातवें चरण के दानव भगवान का प्रतिनिधित्व करता था और लाल सींग आठवें चरण के दानव मार्शल का प्रतिनिधित्व करता था। दानव कबीले के स्तर सख्त थे, इसलिए लोगों के लिए अपनी पहचान टोकन पहनना बहुत दुर्लभ था। लाल सींग पहने दो नीले वेयरवुल्फ स्वाभाविक रूप से आठवें चरण के जादू कमांडर थे, जो मानव आठवें चरण और आठवें चरण के जादू संप्रदाय के बराबर था। आठवें चरण के दो सेनापतियों के बाद 6 भारी भरकम काले भालू पुरुष थे। उनमें से 3 की कमर पर लाल सींग थे जबकि अन्य 3 की कमर पर बैंगनी सींग थे। नीले वेयरवुल्फ और काले भालू आदमी के बाद बैंगनी सींग वाले 3 अन्य सातवें चरण के दानव कबीले के प्राणी थे। यद्यपि वे वेयरवुल्फ और काले भालू आदमी जितने मजबूत नहीं थे, फिर भी वे आश्चर्यजनक रूप से लंबे थे। ट्रेंट, ये दो शब्द तांग हुआन के दिमाग में अनियंत्रित रूप से उभरे। उसका धड़, गर्दन और सिर सभी मांसपेशियां ऐसी मुड़ी हुई थी मानो वे आपस में गुंथी हुई लताओं से बनी हों। इसकी पीठ पर कई तीखे कांटे थे और इसकी चारों शाखाएं इतनी लंबी थी मानो वे सभी अनगिनत पेड़ों की जड़ों से बुनी गई हों। उसके हाथों के पंजे हुक की तरह तीखे थे। वेयरवुल्फ, भालू आदमी और पेड़ सभी एक साथ इकट्ठे हुए। इन दानव कुलों के लोगों के माथे पर रक्त लाल गोलाकार छाप थी। मानव कबीला। जिस क्षण तांग हुआन ने उन्हें देखा, उन्होंने तांग हुआन के अस्तित्व को नोटिस किया था। आमतौर पर वे चिल्लाते हुए पहले ही तांग हुआन की ओर दौड़े होते, लेकिन इस समय उन्होंने केवल तांग हुआन पर एक नज़र डाली और आगे बढ़ना जारी रखा। ये देखकर तांग हुआन अपनी भौहें ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं सका। 5 चरण 8 दानव कमांडरों और 6 चरण 7 महान राक्षसों को डराने में सक्षम होने के लिए ये कितना शक्तिशाली होना चाहिए जिससे वे घबरा कर भाग जाएं। क्या ये हो सकता है कि उस भयंकर जानवर में स्टेज 9 के मार्शल सेंट के बराबर ताकत हो? तांग हुआन का दिल तेजी से धड़क उठा और वह तुरंत एक तरफ कूद गया और एक विशाल पेड़ के पीछे छिप गया, जहां छिपने के लिए कुछ लोगों को हाथ पकड़कर चलना पड़ा। इसके बाद 9 यांग दिव्य भट्टी और आत्मा गोली अपनी सीमा तक सक्रिय हो गई थी और तांग हुआन आसपास की दुनिया के साथ विलीन हो गया था और उसकी आभा का कोई निशान बाहर नहीं निकल रहा था। यदि उनका पीछा करने वाले जानवर वास्तव में स्टेज 9 मार्शल सेंट के भयंकर जानवरों के समान शक्तिशाली थे, तो यदि वे भागते रहे तो जरूरी नहीं कि वे बचकर निकल पाएं। उनके लिए बेहतर होगा कि वे छिप जाएं। बेशक, यह इसलिए भी था क्योंकि तांग हुआन जानता था कि उसकी आत्मा की गोली बेहद अनोखी थी, जिससे उसे मजबूत जानवर को अपनी क्यूई को महसूस करने में असमर्थ बनाने में 90% विश्वास था। अन्यथा, इतनी निकटता में छिपना मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं होगा। गर्जन, एक और गर्जना, बिजली की तरह, उसके कान के ठीक पास फट पड़ी। तांग हुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कान के पर्दे में छेद होने वाला था, लेकिन उसने ध्यान लगाकर अपनी सांस रोक रखी थी और जरा सी भी हरकत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। 2-3 सांसें भी नहीं ली थी कि वह अत्यंत तीव्र हो गया, मानो 10,000 घोड़े सर पर दौड़ रहे हों। अनगिनत लोहे के खुरों ने एक ही समय में निर्दयतापूर्वक जमीन पर प्रहार किया और दुनिया भर में भारी गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठीं। तेज आवाज के साथ साथ शाखाओं के टूटने की आवाज भी आ रही थी। ये स्पष्ट था कि वह भयंकर जानवर, जिसने दानव वंश विशेषज्ञ को दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया था, अब और करीब आ रहा था। कुछ ही देर बाद एक तूफान आया। हुआलाला ध्वनि के साथ विशाल वृक्ष की पत्तियां उसी दिशा में हिंसक रूप से झुक गईं। अगले ही पल तांग हुआन ने अपनी आंखों के कोने से पेंग शुआंग की सुनहरी आकृति की एक झलक देखी, जो वेयरवुल्फ, बेयरमैन और ट्रेंट की दिशा में भाग रही थी। ये वास्तव में एक विशाल भेड़िया था। उसका शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था और उसके पर्वत जैसे शरीर के अगले सिरे पर 3 असामान्य रूप से क्रूर ड्रैगन के सिर थे। ये वास्तव में एक ड्रैगन भेड़िया है, और वह भी 3 सिर वाला ड्रैगन भेड़िया। जब सुनहरी आकृति पूरी तरह से गायब हो गई और उसके सामने की हलचल भी कमजोर पड़ गई, तब तांग हुआन ने अंततः राहत की सांस ली। वह धीरे से पेड़ के पीछे से उठ खड़ा हुआ और तूफान, 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया का पीछा करते हुए आगे बढ़ता रहा। हालांकि हवा में अभी भी तीखी बदबू बनी हुई थी। ग्लोरी कॉन्टिनेंट में ड्रैगन और भेड़िए भी थे, लेकिन वहां केवल एक ही ड्रैगन का सिर था और उसकी ताकत स्टेज 5 मार्शल मास्टर के बराबर थी। वहां हजारों की संख्या में न तो ड्रैगन थे और न ही भेड़िए, लेकिन लुओफू वर्ल्ड में 3 ड्रैगन सिर थे। इस प्रकार के 3 सिर वाले ड्रैगन वुल्फ में निश्चित रूप से स्टेज 9 मार्शल सेंट के बराबर ताकत थी। इस 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया की गति के साथ 7वें चरण के महान राक्षस जानवरों और 8वें चरण के कमांडर इन चीफों के लिए दानव कबीले से बच निकलना असंभव था। यह अनुमान लगाया गया था कि बहुत जल्द ही वे धीरे धीरे 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया का भोजन बन जाएंगे। बेशक, अगर कोई भाग्यशाली हुआ तो 8वीं सीढ़ी के कमांडर इन चीफ उनमें से 1 या 2 से बच निकलने में सक्षम हो सकते हैं। यदि 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया मानव कबीले का पीछा करते, भले ही वे रैंक 8 मार्शल लॉर्ड हों, तो तांग हुआन को दया आएगी। हालांकि चूंकि वे दानव कबीले से थे, भले ही वे मर गए, वे मर जाएंगे।
अब जबकि दानव कबीले के कुछ युवा विशेषज्ञ गायब हैं, मानव कबीला भविष्य में कुछ शक्तिशाली शत्रुओं को खो देगा। तांग हुआन मन ही मन हंसा, अपनी नजरें हटा लीं और पेड़ के पीछे से निकलकर विपरीत दिशा में चला गया। लेकिन लगभग 10 मीटर तक भागने के बाद तांग हुआन वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा कि विशाल जानवर कहाँ गायब हो गया था। उसकी आंखों में असमंजस की झलक दिखाई दी। ठीक उसी समय तांग हुआन को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यद्यपि चरण 7 के महान दानव और चरण 8 के दानव कमांडर अपनी पूरी ताकत से भाग रहे थे, लेकिन उनके हाव भाव से ज्यादा डर या घबराहट प्रकट नहीं हो रही थी। ये स्पष्टतः तर्कसंगत नहीं था। ताकत में इतनी असमानता के साथ एक भयंकर जानवर का पीछा करते हुए, जो कि स्टेज 9 मार्शल सेंट के बराबर था, चाहे उनकी मानसिक स्थिति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वे फिर भी निडर नहीं होंगे। एक पल के लिए तांग हुआन को संदेह हुआ। उनका पीछा करो और देखो कि दानव कबीले के लोग क्या कर रहे हैं। उस विचार के साथ एक क्षण बाद तांग हुआन ने अपना मन बना लिया। फुट तभी तांग हुआन एक प्रकाश की किरण की तरह उसके पीछे भागा। इस समय वह जमीन का कंपन महसूस नहीं कर सकता था। हालांकि धरती को हिला देने वाली वह क्रोधित दहाड़ अभी भी दूर तक गूंज रही थी। बेशक अगर कोई आवाज न भी हो तो भी उसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। रास्ते में जगह जगह बड़े बड़े पैरों के निशान और टूटे हुए पेड़ थे। गर्जन। कुछ किलोमीटर तक दौड़ने के बाद तांग हुआन को अचानक एहसास हुआ कि 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया ने दौड़ना बंद कर दिया था। आगे बढ़ते हुए बढ़ती हुई तेज गर्जना ने तांग हुआन के लिए इस बात की पूरी तरह पुष्टि कर दी थी। तांग हुआन को थोड़ा आश्चर्य इस बात से हुआ कि 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था, और उस पागल दहाड़ के भीतर जो सोने और शॉर्ट पत्थर को भेदती हुई प्रतीत होती थी, वास्तव में क्रोध की एक असाधारण प्रबल भावना थी। तांग हुआन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं, लेकिन उसकी गति थोड़ी भी धीमी नहीं हुई। कुछ ही देर बाद तांग हुआन के पैरों के नीचे से 2 से 3 ली की दूरी निकल गई, और इस समय तांग हुआन ने चिल्लाने की लहरें सुनी। आगे ऐसा लग रहा था कि भीषण युद्ध चल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि दानव कबीले के विशेषज्ञों ने वहां एक जाल बिछाया हो और फिर जानबूझकर 8वें चरण के दानव कमांडरों और 7वें चरण के महान राक्षसों को 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िए को लुभाने के लिए भेजा हो? तांग हुआन के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा और उसकी गति थोड़ी और बढ़ गई। थोड़ी देर बाद तांग हुआन ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। वह एक बड़े पेड़ के पीछे लेट गया और अपना सिर बाहर झांका। उसके सामने कुछ मीटर की दूरी पर एक गड्ढा था जिसकी परिधि 100 मीटर थी। गड्ढे के बीच में लगे पेड़ टूटकर जमीन पर गिर गए। ये बहुत विशाल लग रहा था। तांग हुआन के स्थान पर खड़े होकर वह वहां की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा तांग हुआन ने भविष्यवाणी की थी। अवतल के बीच में भड़की हुई आग की तरह भयंकर युद्ध चल रहा था। दर्जनों आकृतियों ने 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़ियों को घेर लिया और उन पर पागलों की तरह हमला कर दिया, जिनमें 10 अजीब वेयरवुल्फ, भालू पुरुष और वृक्ष पुरुष भी शामिल थे जिन्हें तांग हुआन ने पहले देखा था। उनके अलावा वहां विभिन्न रूपों वाले 20 से अधिक अन्य दानव कबीले के प्राणी भी थे। हवा में 10 मीटर की ऊंचाई पर 2 बाज के सिर और पंख वाले ईगलमैन भी थे। यद्यपि उन दोनों के पास पंख थे, लेकिन दानव कबीले और तियान कबीले के लोग दिखने में पूरी तरह से अलग थे। यदि तियान कबीले के शरीर से वे 2 पंख हटा दिए जाएं, तो वह मानव कबीले से अलग नहीं दिखेगा। हालांकि अगर उन 2 पंखों को तियान कबीले के शरीर से हटा दिया जाए, तो भी एक नज़र में उसकी पहचान एक दानव कबीले के रूप में करना संभव होगा। बेशक सभी दानव कबीले के सिर जानवरों और शरीर मानव के नहीं थे। ये सिर्फ इतना था कि यह उपस्थिति सबसे विशिष्ट थी। दानव कबीले में सभी प्रकार के अजीब प्राणी थे, जिनमें ट्रेंड मैन भी शामिल था। इसके अलावा वहां विशालकाय पत्थर के आदमी, मछली के आदमी थे जो लंबे समय तक पानी में रह सकते थे, सभी प्रकार के प्राणियों से बने लाश, और यहां तक कि कुछ राक्षसी मानव भी थे। ऐसा कहा जाता है कि राक्षसी मानवों के सुदूर पूर्वज ग्लोरी महाद्वीप के मानव कबीले थे। 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िए पर हमला करने वाले लोगों में कुछ राक्षसी प्राणी भी थे। उन लोगों की शारीरिक बनावट मनुष्यों जैसी ही थी, लेकिन उनके खुले अंग कमोबेश कठोर शल्कों से ढके हुए थे। उनमें से कुछ शल्क सिर पर थे और कुछ अंगों पर। ये राक्षसीकरण राक्षस सभी बहुत शक्तिशाली थे। उनके शरीर पर तीखे सींगों को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि वे सभी 8वें चरण के राक्षस सेनापति थे। तांग हुआन के अवलोकन से क्रेटर क्षेत्र के अंदर 8वें चरण में राक्षसी कमांडरों की संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए। बाकी सभी 7वें चरण के महान राक्षस थे, और 6ठे चरण के एक भी राक्षस जनरल के पास एक भी नहीं था। ऐसी लड़ाई में 7वें चरण का महान दानव भी खतरे में था, और 6ठे चरण का दानव जनरल हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। गर्जन। अपनी पूंछ के एक झटके से एक राक्षस को 20 से 30 मीटर दूर उड़ा दिया। हालांकि लगभग एक ही समय में उसके शरीर पर 1 दर्जन से अधिक हमले हुए। इस समय पेंग शुओ का शरीर पहले से ही मांस के लोथड़े में बदल चुका था, जिसमें से ताज़ा खून टपक रहा था। इस बीच राक्षस उठने के लिए संघर्ष करता रहा।
ये देखकर तांग हुआन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। 3 हेड्स ड्रैगन वुल्फ की गति धीमी थी, और जब वह डेमन कबीले के विशेषज्ञों का पीछा कर रहा था, उसकी तुलना में ये पूरी तरह से अलग स्तर पर था। इसके अलावा इसकी आक्रमण शक्ति इसकी पिछली ताकत से पूरी तरह अलग थी। यदि यह सचमुच एक भयंकर जानवर होता जो स्टेज 9 मार्शल सेंट के बराबर होता, तो अपनी पूंछ के एक झटके से वृक्षमानव बहुत पहले ही मर गया होता। क्या चल रहा है? तांग हुआन ने अपनी दृष्टि सक्रिय की और ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। जब उसकी नज़र 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िए के सिर पर पड़ी, तो वह दंग रह गया। तीनों सुनहरे सिरों पर वास्तव में हरे रंग की एक परत फैली हुई थी, और सिरों के भीतर से धीरे धीरे हरा कोहरा उठ रहा था। क्या उसे जहर दिया गया होगा? तांग हुआन थोड़ा हैरान हुआ। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही उसे लगता कि यह सच था। यदि ये तथ्य न होता कि 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया को जहर दिया गया था, तो वह इस तरह से व्यवहार कैसे कर सकता था? यहाँ तक कि 3 सिर वाला ड्रैगन भेड़िया, एक मजबूत क्रूर जानवर, भी इस जहर को नहीं झेल सकता था, इसलिए इसकी विषाक्तता अत्यंत तीव्र रही होगी। यह अफसोस की बात थी कि म्यू यान यहाँ नहीं था, अन्यथा इस क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के साथ वह ये देख पाती कि 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया में किस प्रकार का जहर था। सभी लोग अधिक प्रयास करें, यह आदमी मरने वाला है। काले कपड़े पहने एक राक्षस चिल्लाया, उसकी आवाज़ अनियंत्रित उत्साह से भरी हुई थी। इस 3 सिर वाले ड्रैगन वुल्फ के साथ यंग मास्टर की ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी, जिससे यू फैन नामक छोटी लड़की का दमन हो जाएगा। आओ! एक और उत्साहित चीख गूंजी। जो बोला वह एक नीला वेयरवुल्फ था, और अंत में उसने धरती हिला देने वाली भेड़िया जैसी आवाज निकाली। जल्दी करो और अपना कदम बढ़ाओ। जल्दी, जल्दी, ध्यान से, ध्यान से। कोट डॉट 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 कोट। चिल्लाने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। दूसरी ओर तांग हुआन ने यह सुनकर थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे दानव कबीले का युवा स्वामी अपने दत्तक पुत्र को इसी प्रकार संबोधित कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि फेन तियान ने अपने 1 दर्जन से अधिक पालक पुत्रों को बंदी बना लिया था। भविष्य में जब फेन तियान ने सिंहासन त्यागने का निर्णय ले लिया, तो नए दानव भगवान को दर्जन भर युवा प्रभुओं में से चुना जाएगा। लेकिन इस आबादी के युवा भगवान, मुझे आश्चर्य है कि वह दानव भगवान के पालक पुत्रों में से कौन है। अच्छा नहीं, यह आदमी भागना चाहता है। एक तेज आवाज से तांग हुआन चौंक कर जाग गया, और उसने अवचेतन रूप से ऊपर देखा। 3 सिर वाला ड्रैगन भेड़िया हर जगह बुरी तरह से उत्पात मचा रहा था, और 7वें चरण के कुछ राक्षसों को मारने के बाद वह वास्तव में दहाड़ता हुआ उसकी दिशा में दौड़ा। इस क्षण ऐसा लगा जैसे 3 सिर वाला ड्रैगन भेड़िया जीवित हो गया हो और अपनी सारी क्षमता बाहर निकाल रहा हो। इसकी गति अचानक बढ़ गई, और यह अपने चरम पर होने के समय से ज्यादा धीमी नहीं थी। हाँ, इसमें पहले से ही जहर है, इसलिए हम ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। चलो इसका पीछा करें। काले कपड़े पहने राक्षसी नेता ने जब स्थिति देखी तो वह स्पष्टतः घबराया नहीं। वह जोर से हंसा और हाथ हिलाकर तीव्र गति से उसका पीछा करने लगा। अच्छा मौका है। तांग हुआन की आंखें चमक उठी। स्वर्ग ने मुझे खजाना दिया था, और मैंने इसे अपने लिए ले लिया। यदि ऐसा है, तो दाढ़ी कटवाने के लिए मुझे दोष मत दीजिए। यद्यपि वह नहीं जानता था कि दानव कबीले का युवा स्वामी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया की शक्ति कैसे उधार लेना चाहता था। वह जानता था कि दानव कबीले का युवा स्वामी जितना अधिक शक्तिशाली होगा, मानव कबीले के लिए वह उतना ही अधिक खतरनाक होगा। अगर उसे मौका नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब अवसर उसके सामने था, तो तांग हुआन उसे कैसे जाने दे सकता था। 1 सेकंड में 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया के गड्ढे से बाहर आने की प्रतीक्षा किए बिना तांग हुआन पेड़ों की आड़ लेकर वापस भाग गया। उस समय तांग हुआन ने अपनी पूरी गति शुरू कर दी थी, जैसे जंगल में बिजली की किरण नाच रही हो। फुट हवा में किसी चीज के टूटने की आवाज को टाला नहीं जा सका। हालांकि तांग हुआन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। 3 सिर वाले ड्रैगन वुल्फ को जहर दिए जाने और घायल होने के बाद वह भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। चूंकि उसका ड्रैगन और फीनिक्स भाला उस विशेष रूप से निर्मित कपड़े में लिपटा हुआ था, इसलिए उसके लिए ध्वनि और अपनी उपस्थिति का पता लगाना शायद कठिन होगा। इसके अलावा यदि वह उसे खोज भी ले, तो भी संभवतः वह आगे बढ़ना बंद नहीं करेगा। बगल में खड़े आदमी की तुलना में उसका पीछा कर रहे दर्जनों दानव कबीले विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से कई गुना अधिक खतरनाक थे। उसके पीछे की गतिविधि अत्यंत तीव्र थी। तांग हुआन ने एक ही समय में 9 यांग दिव्य भट्टी और आत्मा गोली दोनों को सक्रिय किया, इसे ध्यान से महसूस किया, लेकिन बिल्कुल भी धीमा नहीं किया। एक दुबला ऊंट घोड़े से बड़ा होता है, इसलिए अभी हमला करने का सबसे अच्छा समय नहीं था। अब तांग हुआन को जो करना था वह था आगे की ओर दौड़ना और 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया की प्रतीक्षा करना। इस तरह वह जहर को अधिक गहराई तक ले जा सकेगा तथा उसकी अधिक शक्ति भी ग्रहण कर सकेगा। तांग हुआन को इस बात की चिंता नहीं थी कि 3 सिर वाला ड्रैगन भेड़िया अपनी दिशा से भटक जाएगा।
ऐसे समय में भी उसने जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौटने का विकल्प चुना। स्पष्टतः वह वापस अपने ठिकाने की ओर भागना चाहता था। इसके अलावा ऐसा करना बुद्धिमानी थी। ये भागने का सबसे आसान रास्ता भी था क्योंकि इससे उनके सामने की सारी बाधाएं दूर हो गईं। अब सामने एक खुली सड़क दिखाई दे रही थी। यदि इसकी दिशा बदली जाए तो एक नया रास्ता अवश्य खुलेगा। इससे अधिक बिजली की खपत होगी और गति बहुत धीमी हो जाएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तांग हुआन ने ऐसे छलांग लगाई जैसे वह उड़ रहा हो और उसकी धारणा क्षमता पहले ही अभूतपूर्व शिखर पर पहुंच चुकी थी। पीछे से हो रही हलचल लगातार तांग हुआन के दिमाग में घूम रही थी। थ्री हेड्स ड्रैगन वुल्फ की ध्वनि में परिवर्तन के माध्यम से तांग हुआन इसकी वर्तमान स्थिति को सटीक रूप से समझ सकता था। लगभग 5 किलोमीटर तक दौड़ने के बाद 3 सिर वाले ड्रैगन वुल्फ की गति अंततः कम होने लगी। उसकी सांसें लेई मिन की तरह भारी थीं और उसके कदम इतने भारी थे मानो वे विशाल चट्टानों से बंधे हों। अब तो हर एक कदम बहुत कठिन लगने लगा था। ये सब इस बात का संकेत था कि 3 सिर वाला ड्रैगन भेड़िया उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह अब और टिक नहीं सकता था। जब वह यहां आया तो तांग हुआन ने तुरंत अपनी गति धीमी कर दी और धीरे धीरे उसके पास पहुंच गया। अनजाने में तांग हुआन और 3 सिर वाला ड्रैगन भेड़िया पहले से ही एक ही गति से आगे बढ़ रहे थे और दोनों के बीच की दूरी पहले से ही 10 मीटर से कम थी। हालांकि यह इतना करीब था, फिर भी 3 सिर वाले ड्रैगन वुल्फ को इसका जरा सा भी पता नहीं चला। उसके तीनों सिरों पर छाए विष ने संभवतः उसकी चेतना को अर्ध बेहोशी की स्थिति में पहुंचा दिया था। इस समय वह अभी भी दौड़ सकता था। ये केवल जीवित रहने की उसकी प्रवृत्ति थी जो उसे भागने के लिए प्रेरित कर रही थी। यह समय के बारे में है। थोड़ी देर बाद तांग हुआन को एक विचार आया। इसके बाद भाला उसके बाएं हाथ में चला गया और रक्त पुष्प तलवार सुमेरु जादुई अंगूठी के भीतर से उसकी दाहिनी हथेली में कहीं से प्रकट हो गई। तांग हुआन ने तुरंत स्वर्गीय नोट आत्मा नियंत्रण तकनीक को उजागर किया और एक पल में चूसने की अत्यंत अत्याचारी शक्ति उसकी आत्मा की गहराई से उभरी। प्लॉप। 3 सिर वाला ड्रैगन भेड़िया जो आगे छलांग लगा रहा था अब और नहीं रुक सका। पेंग शुओ का शरीर एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया और पूरा जंगल तुरंत हिंसक रूप से कांप उठा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्लैंग। ऐसा प्रतीत होता है कि उसी समय तांग हुआन ने खुद को आगे फेंका, उसके हाथ में रक्तफूल तलवार गूंज उठी और बाहर आ गई। वेंग ध्वनि के साथ तलवार ने एक उज्ज्वल प्रकाश छोड़ा और बिजली की गति के साथ ये 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया के बीच में विशाल सिर की ओर बढ़ गया और जहां भी तलवार गुजरी एक भयानक गर्मी की लहर उड़ गई। ची। एक क्षण में प्रचंड हवा ने 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया के चारों ओर की सारी हरी धुंध को बहा दिया और तेज तलवार की नोक सीधे जानवर के सिर में जा लगी। उसे किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, मानो उसे कोई खतरा महसूस ही नहीं हुआ। आओ। उसी क्षण धरती को हिला देने वाली भेड़िए की दहाड़ सुनाई दी। तांग हुआन की हथेली में रक्त गुलाब तलवार के अंदर एक विशाल उग्र लाल भेड़िया छवि वास्तव में दहाड़ उठी और भेड़िया का सिर तुरंत रक्त गुलाब तलवार की नोक का पीछा करते हुए 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िए के मध्य सिर से टकराया। निकालना। धीमी चीख के साथ तांग हुआन ने अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला और तलवार की नोक और ज्वलंत लाल भेड़िए का सिर एक ही समय में प्रकट हुए। भेड़िए के मुंह के भीतर वास्तव में एक अतिरिक्त सुनहरी आभा की गेंद थी जो एक डिस्क जितनी बड़ी थी और 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया पेंग शुओ का शरीर थोड़ी देर के लिए हिल गया, फिर हिलना बंद हो गया। 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया की आत्मा प्राप्त कर ली गई है। तांग हुआन की अभिव्यक्ति बदल गई। इस जानवर की शक्तिशाली आत्मा ने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया, जो उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था, लेकिन यह फिर भी बेहतर था। एक विचार मात्र से विशाल लाल भेड़िए ने स्वर्ण आत्मा के समूह को अपने पेट में निगल लिया और फिर वह बिना किसी निशान के तलवार की धार में गायब हो गया। एक खनखनाहट के साथ रक्त पुष्प तलवार अपने म्यान में वापस आ गई और सुमेरु जादुई अंगूठी में वापस आ गई। दूसरी ओर तांग हुआन बिना किसी हिचकिचाहट के बाईं ओर के हरे भरे जंगल की ओर बढ़ गया। फुट विज वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित। लॉरेन बोएबट को अनुचित पोशाक पहने हुए पकड़ा गया है। स्क्रीन पर वह शर्मनाक चुंबन जिसके कारण वास्तविक जीवन में बड़ी अनबन हुई। कुछ 100 मीटर की दूरी पर दर्जनों आकृतियों से बनी दानव कबीले की सेना पहले ही 20 से 30 मीटर लंबी हो चुकी थी। 8वें चरण का दानव सेनापति आगे था और 7वें चरण का महान शैतान राजा पीछे था। जैसे ही सामने से भेड़िए की आवाज आई, सभी लोग दंग रह गए। ठीक नहीं है, चलो गति बढ़ाएं। काले कपड़े पहने राक्षस ने कुछ सोचा और उसका चेहरा काला पड़ गया। वह जोर से चिल्लाया और उसकी तेज गति अचानक बिजली की चमक की तरह बढ़ गई और वह आगे की ओर भागा। कक्षा 8 और कक्षा 7 के अन्य महान दानवों के भावों में भी भारी परिवर्तन आया। अचानक उसके सामने भेड़िए की जो आवाज सुनाई दी, वह 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िए की आवाज बिल्कुल नहीं थी। यद्यपि थ्री हेड्स ड्रैगन वुल्फ नाम में
वुल्फ शब्द शामिल था, लेकिन इसकी चीखें और भेड़िए की चीखें दो पूरी तरह से अलग अलग चीजें थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अन्य शक्तिशाली उन्मत्त जानवर उनके सामने आ गया हो? या फिर ये हो सकता है कि कोई दूसरा वेयरवुल्फ आ गया हो? तुरंत ही दानव कबीले के सभी विशेषज्ञ घबरा गए और अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ने लगे। जमीन पर रेंगते हुए 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया की आकृति स्पष्ट और स्पष्ट होती गई। हालांकि उनकी दृष्टि में कोई अन्य भयंकर जानवर या वेयरवुल्फ नहीं था। जब 7वें चरण के अन्य महान शैतान 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िए के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि 8वें चरण के सेनापति क्रूर जानवरों के सिरों के सामने खड़े थे और उनके चेहरे पर अत्यंत उदासी थी। वे जल्दी से जानवर के सामने गए और देखा कि उसके सिर पर खून की एक अतिरिक्त लकीर थी। कितना घृणित! 3 सिर वाला ड्रैगन भेड़िया मारा गया। कोट: कौन? इस क्रूर जानवर को किसने मारा? यदि 3 हेड्स ड्रैगन वुल्फ मर जाए तो ये बेकार हो जाएगा। क्या हम यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? कोट। ये दृश्य देखकर दानव कुल के अनेक विशेषज्ञ कैसे नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है। क्षण भर में ही वे सभी क्रोध से भर गए और जोर से दहाड़ने लगे। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िए को लुभाने और उसे ऐसी स्थिति में लाने का जोखिम उठाया। ऐसा लग रहा था कि वे उसे जीवित पकड़ लेंगे, लेकिन वास्तव में उसे सभी की नाक के नीचे मार दिया गया।